हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए आज से इस चैनल पर सीरीज आपको दी जा रही है। इसमें पूरा साल आपको हल कराया जाएगा। सेट ए जो है पहला हल कराया जा रहा है, इसके बाद सेट A2, सेट A3, ऐसे जितने सेट हैं सभी हल कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अनसीन पैसेज जो टाइम टेकिंग है इसको हम नहीं कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, 1 हफ्ते तक है। अब इस समय परीक्षा तो मेन कराया जाएगा, अनसीन को छोड़कर बाकी सब करा दिया जाएगा। और बाकी क्वेश्चन आप जो है खुद जो है लिटरेचर वाला जो किताब के हैं उसको भी नहीं कराया जाएगा क्योंकि उसको आप तो तैयार किए हो। बाकी कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बाद में कहोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल बाकी सारी तैयारी लगभग करवाई जा रही है। चलिए देखते हैं सेक्शन क्या क्या आता है, उसको कैसे कैसे हल करना है। तो देखिए पहले सेक्शन ए रहेगा। इसमें सेक्शन ए देखिए पूरा ऊपर आपको लिखा गया है यहाँ 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट पढ़ने के लिए, 3 घंटा हल करने के लिए। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, ये भी ध्यान देना है। ABCD 4 सेक्शन रहेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जो है मार्क भी दिए हैं, कौन कितने नंबर का है। तो देखते हैं सेक्शन ए जो है आपका अनसीन पैसेज रहेगा। इसमें करना क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कम समझ में आएगा तब भी दोबारा पढ़िए, थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन नीचे पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के उसी में से आपको उत्तर खोज के लिखना होगा। तो फिलहाल ये अनसीन पैसेज नहीं करा रहे हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा उसको हम करा देंगे। कुछ अनसीन पैसेज कराएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे क्योंकि पूरा कराएंगे तो समय इतना नहीं है। देखिए सेक्शन ए के बाद जो है आपका अनसीन पैसेज के बाद दूसरा क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आपका देखिए दिया गया है, वो एप्लीकेशन दिया गया है। यहाँ देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू और ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू ज्वाइन अनदर इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को, उनसे प्रार्थना करो टू इश्यू माने होता है निकाल कर देना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल दे टू ज्वाइन अनदर इंस्टीट्यूशन, दूसरा संस्था में जो है ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के ऊपर जो है हम एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं, इसकी वीडियो भी बना चुके हैं। एक वीडियो अलग अलग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बता देना, सर्च कर लेना एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बाय रमेश सर या बाय RM इंग्लिश का, तुरंत आ जाएगा। नहीं तो मास्टर वीडियो फॉर एप्लीकेशन आर लेटर राइटिंग बाय RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर, ऐसे सर्च करना पूरा आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख सकते हैं। पूरा सभी एप्लीकेशन लेटर की एक ही वीडियो में पूरा अलग अलग भी बनाइए, उसको मास्टर वीडियो बना दिए। मास्टर वीडियो मतलब सभी का एक के में, तो उसको हम आप लोगों को ठीक है प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको आप देख लेना सर्च करके या फिर हम भेज देंगे ग्रुप में। तो इसको भी आप हल नहीं कराएं क्योंकि वीडियो बनी है, वीडियो आपको देखना। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। गर्मी की छुट्टी आपके साथ आके आपका दोस्त बिताए, इसके लिए लेटर लिखना है। तो इस तरह से 2 आपको दिया रहेगा, चाहे जो एक लिखो आप। वैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला सिंपल है आपके लिए, इसको भी लिख सकते हैं आप, आपके ऊपर है, चाहे जो भी लिखो। ये एप्लीकेशन है, ये लेटर है, लेटर सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आएगा आपको निबंध दिया जाएगा, 3 टॉपिक दिया रहेगा, उसका हेडिंग भी दिया रहेगा। उस हेडिंग को आपको हेडिंग यही डालना है, अलग से कुछ नहीं डालना है। यही हेडिंग डाल के इसके बारे में आपको डिटेलिंग लिखना है। तो जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे आया है, पोल्यूशन पे आया, प्रदूषण पे, आइडियल स्कूल पे आया है। तो पहला वाला खेल पे आया है, खेल का वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल का महत्व। और दूसरा प्रदूषण पाया, पोल्यूशन एंड आइडियल स्कूल एक आदर्श स्कूल। तो ये निबंध की भी काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो है सर्च करेंगे डायरेक्ट निबंध का नाम इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम दे देंगे। बाद में एक मास्टर वीडियो भी हम इससे की भी जल्दी ही बना देंगे, तो आप वहाँ से पूरा तैयारी कर लेंगे। कोई भी समस्या होगी, जो वीडियो अपना पाए कमेंट करके बताएंगे तो मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद सेक्शन अब देखते हैं सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसका मैं आपके अनुसार में कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं 4-6 क्वेश्चन, उसका आंसर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि आपको नियम जानना जरूरी है। रट के आप नंबर नहीं निकाल सकते, तो नियम जानना जरूरी है। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन का आंसर भी गलत भी दिया है, आपके सीरीज और विद्या क्वेश्चन में भी गलत दे देता है। तो इसलिए जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या ग्रामेटिकली फॉल्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे करेंगे तो आप 100% नंबर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, करेक्ट चूज करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान, ब्लैंक मीन्स खाली स्थान में सही प्रीपोजिशन को चुनकर भरो।
तो यह प्रीपोजिशन भरने के लिए आएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए इसके लिए 1 नंबर आगे दिया गया है कि कितने नंबर का कौन है, ठीक। तो 1 नंबर का रहेगा ये। आपको इसमें भरना क्या है, देखिए ही हैज़ बीन चार्ज्ड, फार भरा जाएगा, आप भरा जाएगा विथ या फ्रॉम। तो आपको चार्ज साथ हमेशा विथ ही भरा जाता है, इसलिए आप विथ यहाँ भरिए, आप मत भरिएगा। किताब में आपके आप दिया है, मतलब अंसाल में दिया है आप भरने के लिए, लेकिन वो गलत है, इतना ध्यान देनी है। क्योंकि ग्रामर का रूल क्या है, चार्ज वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ हमेशा विथ लगता है। गूगल पे भी सर्च करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन विथ चार्ज, तो चार्ज विथ ही आपको बताएगा, क्लियर, वही सही है। चार्ज नाउन के रूप में जब लगता है तो आप लग सकता है कुछ केसेज में, ठीक है। तो जब नाउन के रूप में लेकिन रहना जरूरी है। यहाँ क्या ही हैज़ बीन चार्ज, यहाँ हैज़ बीन साथ चार्ज वर्ब के रूप में लगा है, तो चार्ज विथ माने होता है से आरोपित, थेफ्ट माने चोरी, उसे चोरी से आरोपित कर दिया गया। तो यहाँ आपको विथ भरना है, करेक्ट आपका प्रीपोजिशन। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना आपको याद कर लेना, चार्ज विथ, ठीक है, चार्ज्ड विथ, ऐसे याद कर लो, चार्ज के साथ विथ लगेगा, बात खत्म, ठीक। चार्ज यहाँ वर्ब के रूप में आया तो तुरंत जब भी चार्ज वर्ब की जगह आएगा तो उसके साथ आप उस चार्ज वर्ब के साथ विथ लगा देना है, इतना ही आपको याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। देखिए प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है ये, जैसे आप एक होता प्रीपोजिशन नियम के अनुसार भरते कि 2 के लिए बिटवीन लगता है, 2 से ज़्यादा के लिए एमंग लगता है, स्थिर के लिए आन लगता है, गतिशील के लिए अपान, इन जो है स्थिर के लिए लगता है, इनटू गतिशील के लिए लगता है, लेकिन वो तो नियम के अनुसार लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उनके साथ कन्फर्म में यही प्रीपोजिशन लगेगा। उसमें कोई ये नहीं देखना 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, स्थिर है, गतिशील है। इसमें आपको केवल शब्द देखना है, चार्ज के साथ विथ ही लगेगा तो विथ ही लगेगा, क्लियर। कोई भी वर्ब रहेगा चार्ज उसके साथ विथ लगेगा, चाहे अर्थ कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। तो आपको यहाँ 4 7 विथ ऐसे याद कर लो, परीक्षा में आएगा तो आप विथ भर लेना, आराम से आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा आता है, आगे कई जितना सेट हल करेंगे लगभग कई सेट में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, आइदर ओबे माई एल्डर्स, आगे करेक्ट कंजक्शन भरना है, ये प्रीपोजिशन से आया है, कंजक्शन से आया है। कंजक्शन कैसे भरना है, आइदर ओबे माई एल्डर्स, या तो मेरे आर्डर्स माने आदेश, आइदर ओबे माई आर्डर्स, या तो मेरे आदेशों का पालन करो, ओबे मीन्स पालन करना। उसके बाद क्या भरा जाएगा यहाँ, क्विट माने छोड़ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आर भर देना है। क्या भर देना है, आर क्विट अथवा या छोड़ दो, इतना आपको याद करना। आइदर के साथ हमेशा आर आता है, ये कंजक्शन है, जोड़े में आता है, आइदर आर, नाइदर नार, ये सब सुने होंगे ना। तो नाइदर रहेगा तो नार भरा जाएगा उसके साथ, आइदर रहेगा तो आर, बस इतना आपको, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आप इसको आराम से वीडियो भी देख लोगे तब भी आ जाएगा, या क्लास में सुन लो आ जाएगा। तो अगला देखिए, करेक्ट आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल मतलब ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो उसमें से एक भरना है, मिस्टर शर्मा इज बीच में छोड़ दिया, क्या भरोगे आप, तो आपको यहाँ ए भरना पड़ेगा। क्यों भरोगे इसको जान लो। अब आप सोचोगे ए ई आई ओ यू के साथ तो एन लगता है, लेकिन वो नियम यहाँ काम नहीं देगा, ये अपवाद से रिलेटेड है। इसमें यूनिवर्सिटी जब लिखोगे उच्चारण हमेशा लिखो, या लिखते हो ना, का से या तक, का से ज्ञा तक की अगर उच्चारण में आएगा तो उसमें ए लगेगा, आ से आ तक आएगा तो एन लगेगा, क्लियर। तो यूनिवर्सिटी में या लिख के बड़ा उपमात्र लगाते हैं, इसलिए ए लगेगा यहाँ। इसी में बच्चे एन लगा गलती कर देते हैं, सोचते हैं ए ई आई ओ यू है, उच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे गलती करेंगे। अब आप सोचेंगे यू से तो अम्ब्रेला भी होता है, लेकिन एन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला में आप पढ़ भी रहे हो, स्वर पढ़ भी रहे हो, तो स्वर से नहीं मतलब अंग्रेजी के, उसके हिंदी में भी स्वर आना चाहिए, तब एन लगेगा। अगर हिंदी में अगर व्यंजन आ गया तो ए लग जाएगा, क्लियर, ये बात है इसके पीछे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू। यहाँ वर्ब का सही रूप भरने के लिए भी आपको परीक्षा में आता है। तो एक कैसे भरोगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, ही इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा होगा, क्योंकि फार लगा है ना, सिंस फार, 2 साल से तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इस साल के अंत तक सीख रहा होगा, इसका मतलब फ्यूचर की बात किया जा रहा है, तो फ्यूचर में ही बनेगा, बाई प्लस समय दे दिया गया है, सिंस फार की बात है, तो हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखा जाएगा, विल हैव बीन लर्निंग हो जाएगा। यहाँ हैव बीन भी लर्निंग आप कर सोचते हो कि कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हो है ना, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ही के साथ हैव आता नहीं है, तो पहली बात यही नहीं हो सकता। इज लर्निंग कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकता, वाज लर्निंग हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से अगर आपको सही उत्तर ना आए तो गलत उत्तर जानो, कि अगर हमको सही नहीं आ रहा कौन सही है, तो ये सोचो कौन नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता उसको ऑप्शन से हटा दो, जो बचेगा वही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्लियर। तो ये सब हल करने का तरीका आपको पता है तो आराम से नंबर पा सकते हो, क्लियर। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाइड टेंस। इस तरह से टेंस पहचानने के लिए आपके एग्जाम में आएगा, टेंस बताओ कौन सा टेंस है।
तो विल यू टीच में क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, तो क्योंकि हम जान रहे हैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, तो 1 नंबर तो आपका टेंस से पक्का आएगा। इस तरह से इस बात को आपको ध्यान देना। आगे देखिए वर्ड मीनिंग पूरा करने के लिए आएगा आपका कंप्लीट द स्पेलिंग। तो पहले में इंटेलिजेंट आप भर दीजिए, दूसरे में गिल्टी। ठीक है, अंसाल में इसका दिया भी रहता है छोटे वाला ऑब्जेक्टिव टाइम। INTELL हो जाएगा, GENT हो जाएगा, GENT। तो पहले में EL कर दीजिए, दूसरे में E कर दीजिए, और दूसरे में GUILTY होगा। गिल्टी की स्पेलिंग GUILTY, गिल्टी मीन्स होता है अपराधी। इस तरह से आप पूरा कर दोगे मीनिंग ना, कोई भी शब्द लिख के ऐसा शब्द बनाओ ताकि उसका कुछ अर्थ निकले, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा दोनों पे। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, इसलिए मैंगो पहले कर दो, उसके बाद इज कर दो, मैंगो एक वचन है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन कर दो, मैंगो इज ईटन बाई ही का हिम हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाई हिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, तो इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू को पहली बात तो आस्क्ड में कर दीजिए, आप बदलना है आपको, आस्क्ड कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स के बाद आपको कंजक्शन लगाना, तो कंजक्शन इसमें WHY ही रहेगा, क्योंकि जो व्हेन वाई रहता है वही कंजक्शन भी बनता है, सेकंड टाइप में अलग से कंजक्शन नहीं लेगा। वाई के बाद आप यू को जो है स्टूडेंट्स के अनुसार बदल दो, दे हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद जो है नॉट कंप्लीटेड, फिर योर का जो है देयर हो जाएगा, दे के अनुसार देयर हो जाएगा, होमवर्क। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आस्क्ड, आस्क द स्टूडेंट्स वाई, फिर उसके बाद दे हो जाएगा हैड नॉट कंप्लीटेड, योर का देयर। ठीक, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, जो कठिन लगे उसको आप लोग लिख लिया करो, नहीं तो बाद में वीडियो देख कर भी लिख सकते हो आप। ठीक, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, लिख लीजिए, वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। जो भी कठिन लगे आप लोग लिख लिया करो। अगर आगे एडवाइज्ड ही ब्रदर, अब यहाँ देखिए जो 12 नंबर पे आया है, तो इसमें जानते क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। करेक्ट करना है, वाक्य सेंटेंस को सही करना है, रीऑर्डरिंग माने फिर से क्रम में लिख करके, मतलब गलत क्रम में लिखा गया उसको सही लिखना है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जो पार्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अदर वर्ड, ये सब नियम कानून से आपको लिखना है। इंट्रोगेटिव है तो पहले प्रश्नवाचक पहले आना चाहिए, ये सब ये सहायक क्रिया। अब यहाँ क्या कि इसका अर्थ निकालना है। एडवाइज माने सलाह दिया, ही वह, ब्रदर माने भाई, हिज अपने, टेक टू केयर हिज हेल्थ आप, ठीक है, टेक केयर माने देखभाल करने का, हिज हेल्थ अपने स्वास्थ्य, ऑफ इसका सलाह दिया वह भाई को अपने देखभाल करने का, अपने स्वास्थ्य को, ऐसे उल्टा पुल्टा अर्थ निकल रहा है ना, तब इसको सही ढंग से, मतलब अब हिंदी में वाक्य बना लीजिए, अंग्रेजी कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप ये कहिए कि वह अपने भाई को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की सलाह दिया, हिंदी में कह दिया ना, अब उसे ट्रांसलेशन कर दो और ट्रांसलेशन इसी में मिल जाएगा। एक ये तरीका है, उल्टा पुल्टा अर्थ निकाल के सही करके हिंदी वाक्य में उसकी ट्रांसलेशन कर दो, अब यही मिले। और एक दूसरा तरीका ये, आप अर्थ ना निकालना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है, पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, रीऑर्डरिंग मतलब पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखो, जो जैसे लिखना चाहिए वाक्य में वैसे लिखो। अब इसको पता है आपको ये प्रश्नवाचक तो है नहीं, असर्टिव है, तो पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिख दो, पहले ही रीऑर्डरिंग करना, आप लोग इसको लिख डाली, अगर ना बना पाओ तुरंत लिख लो, पहले क्या लिखोगे, ही लिखोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, क्योंकि सभी के उत्तर नहीं दिए आपके आंसर में, केवल ऑब्जेक्टिव का दिया है, इतना जान लो, और वो भी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं क्यों वो होगा, मेन बात ये है, और जो गलत है उसको करेक्ट भी करा रहे हैं। ही एडवाइज्ड, सब्जेक्ट लिख दिया ही, उसके बाद एडवाइज्ड लिख दिया आप वर्ब, वह सलाह दिया, किसे सलाह दिया, ऑब्जेक्ट लिख दो अब, हिज ब्रदर, वर्ब में क्या प्रश्न करने से सब ऑब्जेक्ट पता चलता है, क्या या किसे, किसे सलाह दिया, अपने भाई को, क्या करने के लिए सलाह दिया, अब उसकी अंग्रेजी लिख दोगे तो आपका अगला ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, बस हो गया इसका रीऑर्डरिंग। ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, बात समझ गए ना। वो अपने भाई को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की सलाह दी। ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इस तरह से आप हल किए रहोगे, परीक्षा में आते ही आप इसको तुरंत रीऑर्डरिंग में फिर से लिख ले जाओगे। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को कोड बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए आप परीक्षा से पहले केवल आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करने का तरीका जानिए, ठीक। माय फादर सेड टू रमेश, अब अगले में क्या किया, पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट माने होता है विराम चिन्ह का प्रयोग करना, जैसे कामा, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक, जो भी निशान लगता है उसको लिखो, बड़े से लिखना, बड़े से लिखो, ठीक ना। तो यही सब इसमें पंचुएशन में करना होता है, तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए कैसे करना है। तो पंचुएट अगर आ गया तो पहला अक्षर, तो पहली बात तो वाक्य का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, तो यम बड़े से लिखो आप, वो हमेशा छोटे से लिखा रहेगा पेपर में। आपको पहला काम कर देना, बड़े से लिख देना पहले। उसके बाद सेड टू रमेश, रमेश नाम है तो इसमें भी यार बड़े से कर दो। नाम का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, इतना जान लो। ग्रामर की किताब में ये सब रूल दिए गए हैं, आपके पास ग्रामर की किताब हो तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप प्रैक्टिस करिए, इसी से सब सुनते सुनते आपको आ जाएगा। जो सॉल्व करा रहा हूँ आप सुनिए, वीडियो देखिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, ईएम बड़े से किए, रमेश में आर बड़े से किए, रमेश के बाद कामा लगा दीजिए, ऊपर इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाता है पता है ना, तो अक्सर डायरेक्ट स्पीच ही उठा के दे देता है, कह देता है उसको लिखो, पंचुएशन करो, जहाँ फुल स्टॉप बड़े से जो लिखना चाहिए। तो अब यहाँ पहले अक्षर बड़े से वाई रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कामा लगा के पहले अक्षर बड़े से लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में। अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखा जाता, तो आप ऊपर से नकल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 11वें में डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा गया देख लो, एकदम उसी तरह आपको भी लिख देना है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, पेपर में ही आप देख सकते हो कैसे डायरेक्ट स्पीच लिखा जाता है। पहले देखिए बड़े से लिखा गया, उस कामा इन्वर्टेड कामा लगाया, फिर पहला अक्षर वाई में बड़े से लिखा है ना, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य तो लगा के इन्वर्टेड कामा बंद किया। कुछ ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, यम बड़े से करना, रमेश में आर बड़े से करना, कामा लगाना, इन्वर्टेड कामा है, अभी वाई बड़े से कर देना है। उसके बाद संडेज में दिन का नाम ही इसको भी बड़े से कर देना, ध्यान देना। दिनों के नाम किसी आदमी के नाम हो जाए, दिन का नाम बड़े से ही लिखा जाएगा, यस बड़े से कर देना। अब यहाँ ये प्रश्नवाचक तो है नहीं, इसलिए आप फुल स्टॉप लगा देना। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव या निगेटिव क्या लगता है, फुल स्टॉप। तो आप यहाँ फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामों को क्या करोगे, बंद कर दोगे। तो इस तरह से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। बात समझ में आ गया ना, इस तरह से इसको हल करना है। अब देखिए आगे ट्रांसलेशन भी दिया है, तो ट्रांसलेशन हम बता दे रहे हैं। ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, टेंस के आधार पर आपको करना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दो, जो बचे अदर वर्ड लिख दो। छोटे वाक्य में, बड़े वाक्य में फ्रेज या क्लास से बनाया जाता है। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो इसको कैसे किया जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पहले सब्जेक्ट लिखो। वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में आती है, वर्ब में कौन प्रश्न करने से सब्जेक्ट पता चलता है। सब्जेक्ट के बाद हमें सब वर्ब लिखना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसमें क्या या किसी प्रश्न करने पता चलता है, जो बच जाता है अदर वर्ड होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए की अंग्रेजी, फिर योग्य की अंग्रेजी वर्दी, फिर टीचर, तब फिर वाज, ऐसे नहीं लिखना। पहले आपको लिखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद थे की अंग्रेजी लिखना है, क्या थे, एक योग्य अध्यापक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे एक योग्य अध्यापक, ऐसे लिखना है। क्लियर। तो आप लिख लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या हो जाएगा इसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद वाज थे, क्या थे, एक ए वर्दी टीचर। ए माने एक, वर्दी माने योग्य होता है, वैसे तो एबल माने भी योग्य होता है, लेकिन एबल लिखोगे तो उसके पहले एन लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान देना आर्टिकल का। क्लियर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर या वाज ए वर्दी टीचर, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। आगे है विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो इसकी अंग्रेजी हो गई स्टूडेंट्स। विद्यार्थी उसके बाद आते थे, सब्जेक्ट वर्ब लिखा जाता है, विद्यार्थी आते थे उनके पास पढ़ने, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर। द स्टूडेंट्स केम टू हिम, केम टू हिम, टू माने पास होता है, केम टू हिम माने उनके पास आते थे, टू रीड माने पढ़ने। क्लियर। द स्टूडेंट्स, क्योंकि कई विद्यार्थी आते थे, केम टू हिम टू रीड। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ग्रामर की पुस्तक लिखी, व्याकरण की पुस्तक लिखी। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा, पहले लिखोगे विद्यासागर, सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद रोट लिखी, विद्यासागर ने लिखी, उसकी अंग्रेजी लिख दो हाँ, विद्यासागर रोट लिखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो रोट हो जाएगा। विद्यासागर रोट क्या लिखी, ग्रामर की एक पुस्तक, यानी व्याकरण की एक पुस्तक, तो उसकी अंग्रेजी ए ग्रामर बुक। ग्रामर बुक माने हो गया व्याकरण की पुस्तक, या ए बुक ऑफ ग्रामर, ऐसे भी लिख सकते हो। विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक, किस लिए लिखी, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो इसकी अंग्रेजी आपको लिख देना फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। फैसिलिटी माने सुविधा, FACILITY,
फैसिलिटी माने सुविधा होता है, या बेनिफिट भी लिख सकते हो, BENE, ठीक है, FIT, ठीक है, बेनिफिट। तो हो जाएगा हाँ, विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से केवल आपको वर्ड पे ध्यान देना, जैसे सुविधा का अंग्रेजी नहीं जाए तो फैसिलिटी याद कर लो, बेनिफिट याद कर लो। परीक्षा में यही मीनिंग अगर पता रहे किस शब्द का क्या मतलब होता है तो आप ट्रांसलेशन आराम से कर ले जाओगे। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? उन्होंने किए, पहले इसके ही डिड, उन्होंने किए, क्या किए? मेनी वर्क, कई कार्य, मेनी माने कई या अनेक, या सेवरल भी कह सकते हो, सेवरलो माने अनेक होता है। ही डिड मेनी वर्क, उन्होंने अनेक काम किए, किस लिए किए? शिक्षा की उन्नति के लिए। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, प्रोग्रेस माने होता उन्नति होता, PROGRESS, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ही डिड मेनी वर्क फॉर द प्रोग्रेस, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए कई बार कार्य किए। क्लियर? इस तरह से ट्रांसलेशन भी आप कर लेंगे। सेक्शन डी पे आ जाएंगे। सेक्शन डी में क्या दिया? ये किताब वाला पोर्शन दिया, तो किताब वाला आप जो है प्रोज में आप पढ़े होंगे तो आप सीधे से उसको पढ़ते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें से उत्तर खोज के लिख लेते हैं। 2 क्वेश्चन देगा, 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए आपको 60 से 80 वर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिए रहेंगे, 2 में से 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक, जो भी आपको आता रहेगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन देखिए दिए रहेंगे, प्रोज से 2 दिए रहेंगे, 2 में से 1 करना होगा, कोई 2 नंबर की रहेगा, 30 से 40 वर्ड के बीच में लिखना होगा। देखिए उसके बाद आपका जो है 12 पेज पे जो है अगला क्वेश्चन है। देखिए प्रोज में आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में आर करके एक एक और दिया रहेगा, तो एक आपको लिख देना है, एक एक लिखना है, दोनों में से 2-2 नंबर पर। जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, ठीक, आता है तब भी एक ही लिखना है, इतना ध्यान देना, जो अच्छे से आता है उसको लिखो। उसके बाद देखिए आपको अब मैचिंग आएगा 18 नंबर पे। 18वां क्वेश्चन मैचिंग मतलब मिलान करने वाला आएगा। इसमें भी आपको अगर अच्छे से मिला दोगे 3 नंबर आराम से पा जाओगे। तो इसमें आपको अर्थ केवल जानते रहोगे तो मिला ले जाओगे। अगर ये 3 में से अगर 2 का आ रहा है तो आप 2 मिला लीजिए, जो नहीं आ रहा छोड़े रहो, जो बचेगा वही हो जाएगा उसका उत्तर। इसका ये भी ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक ये है कि अगर ईडी रहेगा यानी सेकंड फॉर्म तो वो भी ईडी रहे वाला मिलाया जाएगा, LY रहेगा तो LY वाला मिलाया जाएगा, ING रहेगा तो ING वाला मिलाया जाएगा। थोड़ा इस पर भी आपको ध्यान दे देना चाहिए। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से मिलाया जाएगा, नाउन है तो नाउन से मिलाया जाएगा, वर्ब है तो वर्ब से मिलाया जाएगा। इतना ट्रिक आप जानते रहेंगे तो बिना किए आते ही आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे उदाहरण देखिए, विविडली माने होता है स्पष्ट रूप से, तो क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, ये दोनों में LY है ना, मैच कर गया। अगर बाय चांस आपको अर्थ नहीं भी आ रहा तो आप इस तरह से अंदाज के मिलाओगे तो सही जाएगा। क्लियर? हाँ। अब देखिए डिस्पेयर माने निराशा होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो एडमायर माने, सॉरी वो ये डिस्पेयर माने निराशा वर्ब नहीं है, डिस्पेयर माने निराशा ये नाउन है आपका। क्लियर? निराशा, क्योंकि वर्ब में ना शब्द आता है, तो इतना जान लीजिए। भी इसमें भी ये भी ध्यान देना कि अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए तभी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्लियर? अब डिस्पेयर माने निराशा होता है। क्लियर? तो निराशा तो होपलेसनेस माने निराशा होता है, क्योंकि होप माने आशा, लेस लगाने से उल्टा हो जाता है, निराश होता है, होपलेस माने, होपलेसनेस माने निराशा। देखिए दोनों हिंदी निराशा आ रहे हैं तो इसलिए डिस्पेयर का इससे मिला दिया जाएगा। ठीक। अब देखिए अप्रिसिएट माने होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करना ना शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। अब एडमायर माने क्या होता है? ये भी प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसलिए इसका इसी से क्या किया जाएगा? मिलान कर दिया जाएगा। और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का वर्ब से हो गया कनेक्शन, तो आराम से मैचिंग। इस तरह से अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान है तब भी आप कर सकते हो। ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, पहले अब तो वर्ब का वर्ब से मिला दिया गया। LY एडवर्ब है, LY वाला एडवर्ब रहता है, ये भी एडवर्ब है, मिला दिया गया। डिस्पेयर माने निराशा, उसमें भी ना शब्द नहीं रहा हिंदी में, इसमें भी होपलेसनेस माने निराशा, ना शब्द नहीं आ रहा तो मिला दिया। इस तरह से इसकी भी कुछ ट्रिक होती है, अगर आप नहीं अर्थ जान रहे हो तब भी कर ले जाओगे। क्लियर हो गया? 2 ही तो करना है, 2 पकड़ ले गए, एक अपने आप सही हो जाएगा। 3 नंबर नहीं, तो अगर एक तो गलत कर दोगे जानबूझकर तो एक और गलत हो जाएगा। इसलिए तीनों में से अगर जो भी मान लीजिए दूसरे नंबर का नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है डिस्पेयर माने क्या होता है, तो आप विविडली का कर दीजिए, अप्रिशिएट का कर दीजिए। इसके सामने अभी कुछ मत लिखिए, क्योंकि सामने लिखना है, तो जब बचेगा जो उसके सामने वही लिख दो। और पहला नहीं रहा तो विविडली उसको भी छोड़ रही है, दोनों कर दीजिए, जो कर दो। ऐसे जो भी नहीं आ रहा उसको आप उसके सामने कुछ मत लिखिए। लिस्ट ए लिस्ट भी तीर नहीं लगाना आपको परीक्षा में, उसके सामने सही लिख देना है। ठीक ना? हाँ, परीक्षा में आपको करना क्या? विविडली के सामने क्लियरली लिखना है। फिर से लिखना, तीनों इधर वाला पहले लिख लो, क्लियरली पहले नंबर पर लिख लो, दूसरे नंबर पर होपलेसनेस लिख लो, तीसरे नंबर पर एडमायर लिखो। ऐसे लिखना होगा आपको। अब देखिए इसके बाद आप पोएट्री से छांटने के लिए आएगा। पोएट्री आप पढ़े रहेंगे तो उसमें से आप ये क्वेश्चन छांट ले जाएंगे। ठीक ना? अब इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं, बाद में सेपरेट वीडियो में हम क्वेश्चन वगैरह की भी बना देंगे, यार आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा।
अभी ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ग्रामर पोर्शन पूरा हल करा रहे हैं। हाँ, छोटे क्वेश्चन बता देंगे जैसे ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल पढ़ने के लिए आप नोट्स से पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया लिखिए, चाहे 4 लाइन की कविता लिखिए, ये आएगा आपको। आप 4 लाइन की कविता याद किए हो तो उसको लिख दीजिए। इतना ध्यान देना, लेकिन पहली लाइन का पहला अक्षर बड़े से रहना चाहिए। और वो लाइन मत लिख लीजिए, देखिए कहाँ डू नॉट कॉपी आउट लाइन्स गिवन इन द पेपर। जो पेपर में 4 लाइन आ रहेगा छांटने के लिए, उस लाइन को आप मत लिखना, नहीं तो 1 नंबर नहीं पाओगे। अपने मन से लिखना है आपको। दूसरी लाइन देखिए पेपर में दिया ना ये वाला, नो वन नील्स, ये 4 लाइन नहीं लिखना है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम से कम 8 लाइन याद कर लो। तो जो 4 लाइन ना दिया वही लिख देना, या तो 2 कविता से 4 लाइन याद कर लो, सबसे बेटर होगा। और एक कविता से आएगा 4 लाइन, ये जान लो 2 कविता से आ नहीं सकता है। 2 कविता से 4 लाइन याद कर लो, ताकि बाई चांस उस कविता से पूछ लो तो अगले कविता 4 लाइन लिख दो, अगर उससे पूछ लेते इसको लिख देना। क्लियर? तो आपका कम से कम 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इस तरह से अगर आप याद कर लोगे तो कविता की लाइन, ठीक ना। सेंट्रल आइडिया नहीं 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा सेंट्रल आइडिया पे। सेंट्रल आइडिया लिखो या 4 लाइन की कविता, 4 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। ठीक, तो इसको तो आप पक्का याद ही कर लो, जब कन्फर्म है आएगा। और पहले अक्षर बड़े से रहना चाहिए कविता का, और स्पेलिंग सही होना चाहिए, इतना भी ध्यान देना। अब आगे देखिए 21 नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा, 30 से 40 वर्ड में आपको 2 क्वेश्चन शार्ट दिए रहेंगे दोनों। ठीक है, देने के 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले में 2 दिया है, आगे 1 ही दिया है। या तो ऐसे देगा या तो ABC तक देगा, तब भी आपको 2 ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप पहले वाले में से कोई एक कर लीजिए, दूसरा वाला कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपको 4 नंबर। उसके बाद देखिए 22 नंबर पे आपको फिर 60 से 80 वर्ड में लिखने के लिए आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। 2 दिया रहेगा, इसमें से भी 1 करना पड़ेगा। प्रोज से है ये भी, ये प्रोज से नहीं सॉरी, उसमें सप्लीमेंट्री से है। प्रोज वाला तो हो गया था पीछे ही, ये दोनों 21-22 सप्लीमेंट्री से आएंगे। आगे देखिए ट्रू फॉल्स दिया रहेगा। ट्रू फॉल्स में जैसे आपको सही है तो उसके सामने ट्रू लिख देना है, अगर गलत लग रहा है वाक्य तो फॉल्स लिखना। तो इसके लिए आप स्टोरी पढ़े रहिए किताब में, ठीक है, तो आप जान लोगे बात सही है गलत है। देखते हैं कुछ इसमें सिलेबस बदल 30% घट गया है ना, तो घटने के हिसाब से भी कोई दे दिया है, तो आप उसको मत सॉल्व करिएगा। तो सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको काट दीजिए। एब्राइट वाला है, एब्राइट ने सोचा दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, कि डिजीज जो है बीटल द्वारा कैरिड माने ले जाया जा सकता है आगे। ये जो है ट्रू है। दूसरा वाला क्या है, एब्राइट वाला ट्रू है। अब आजेबल ये सिलेबस में आपके नहीं है, इसको काट दीजिए। तो पहला और तीसरा आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, घट गया है, 30 वर्ष घटाया गया है ना, तो वो नहीं आएगा। अनिल वाज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, अनिल लगभग 25 साल का था, तो ये आपके सिलेबस में बिल्कुल है, ये ट्रू है। तो इस तरह से था, आपको क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे हल करना है, हम सब आपको बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में आपको आगे जो है और भी सेट हल कराए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों के साथ भेज दीजिए, ताकि सभी अच्छी तैयारी करके इस चैनल से लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेट के साथ। आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट ए का दूसरा सेट देखते हैं। इसमें 7 सेट हैं, सेट बी में 7 सेट है, इस तरह से आपको पूरा सेट कराया जाएगा। अब इसमें देखिए सेक्शन ए अनसीन पैसेज है, इसमें से आपको करना क्या है कि पढ़ लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से क्वेश्चन जो है छांटना होगा। तो अनसीन पैसेज नहीं हम हल करा रहे हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अनसीन पैसेज टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, बाद में इसको हम इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज करा देंगे। तो सेक्शन बी में क्या है कि आपको जो है एप्लीकेशन लिखने के लिए आया है, प्रिंसिपल को उनसे छुट्टी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है, और कहना है कि बहन की शादी में आपको अटेंड करना है। तो एप्लीकेशन वगैरह की मास्टर वीडियो भी हम एक बनाए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। सारे एप्लीकेशन बताए गए हैं उसमें, निबंध की भी बनाए हैं, तो इसलिए ये पोर्शन हम छोड़ रहे हैं। सेक्शन सी पे डायरेक्ट आ रहे हैं। सेक्शन सी पे सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग जो नहीं है अब, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो आपको मेन ही पढ़ना पड़ेगा। अब द सोल्जर फाट, इसमें क्या भरा जाएगा ये आपको देखना है। तो फाट के साथ हमेशा विथ भरा जाता है, इसको आपको ऐसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है। अब यहाँ देखिए आगे 5वां क्वेश्चन है, गिव मी, मुझे दो, क्या दो, सम मिल्क हो जाएगा, थोड़ा दूध। सम माने कुछ या थोड़ा, तो मुझे थोड़ा दूध दो या कुछ दूध, तो सम मिस थोड़ा होता, मात्रा बताने के लिए। तो सम भर देंगे आप, एडजेक्टिव के इस तरह से भरना था इसमें, नाउन से पहले।
आगे प्रोनाउन, करेक्ट द प्रोनाउन, प्रोनाउन को सही रूप में भरना है। तो आपको कौन सा प्रोनाउन इसमें भरना ये बताना। तो इसमें ईच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईच। उसके बाद जो है देखिए 7वां क्वेश्चन जो है, 7वें में भरना है, क्योंकि देखिए ईच क्यों होगा, ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक पुरस्कार पाया। तो ईच का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, तो इसलिए ईच का प्रयोग होता है प्रत्येक अंग्रेजी। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस टेंस में ईच लगता है। और एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए होता है। इसमें कन्फर्म तो है नहीं, इसलिए ईच लगा देंगे तो बेटर होगा। हाँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सही रूप भरना है। देखिए टेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, टेंस पहचानने के लिए आगे एक वर्ब का सही रूप भरना पड़ेगा। तो वर्ब भी टेंस से ही उसका भी हल होता है क्वेश्चन। देखिए इट सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग अप, तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, जब तुमने घंटी बजाया। इट सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। जब तुमने घंटी बजाया, ठीक है, तब सुबह जो है, जब तुमने घंटी बजाया तब से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड बीन रेनिंग। क्यों हो जाएगा? ऐसे भी जान लीजिए कि पास्ट की बात है तो पास्ट ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, क्योंकि सिंस फार कब आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना। अब बीती बात है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन रेनिंग हो जाएगा। और भी आप हल करने का ट्रिक जान लीजिए, क्योंकि ट्रिक से भी जब सही नहीं आ रहा तो गलत जानिए कि क्या इसमें नहीं हो सकता है। अगर ये जान लेंगे तो अपने आप उत्तर की जांच आप खुद कर लेंगे, हमारा सही है कि गलत है। अब क्यों हैड बीन के अलावा और सब नहीं हो सकता, तो देखो सिंस मानेंगे सुबह से है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। हैज बीन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट के साथ हैव आता नहीं है, तो हैव गलत हो गया। इज रेनिंग कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, वाज रेनिंग कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, बचा क्या, हैड बीन रेनिंग। क्लियर? इस तरह से अगर आपको सही नहीं आ रहा है तो गलत निकाल के आप उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं। टेंस पहचानना, आइडेंटिफाई टेंस। ही हैज ए पेन, ये कौन सा टेंस है, जानते कौन सा टेंस है, बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं, डी वाला, इतना ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हो। कैसे है उसको जानो। हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तब उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहीं थर्ड फॉर्म आया है, ही हैज ए पेन, नहीं आया है। हैज जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैव माने रखना, हैव का एक वचन होता है हैज। इसका दूसरा, उसके पास एक पेन है या वह एक पेन रखता है, रखता है आ गया ना, तो हैज मीन्स रखना या पास में होना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कभी भी हैज, हैव, हैड के साथ तब थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तो उसको परफेक्ट टेंस नहीं मान सकते हैं। हैज हैव के साथ नाउन आ गया तो भी इंडेफिनिट टेंस, हैड के साथ नाउन आएगा या कुछ भी आएगा तो वो भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया? आप टेंस नहीं पढ़े हो, पास्ट हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना के अर्थ में होता है, बस वही चीज़। उसके पास एक कलम है या वह एक कलम रखता है, इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग पूरा करना है। तो स्पेलिंग पूरा करने के लिए पहला होगा इंपॉर्टेंट होगा, IMPORTANT। उसके बाद दूसरा होगा बिल्ड, हो जाएगा BUILD, बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास अंसाल पेपर है तो अंसाल में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं उसका उत्तर माला, लेकिन जो गलत है उसको मैं करेक्ट करा दूँ, कुछ उत्तर गलत भी हैं, बाकी तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप, क्योंकि मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट जानना, उसके पीछे का नियम जानना, नहीं तो आप रटोगे तो भूलोगे, और रटने का समय नहीं है, एग्जाम नज़दीक है। देखते हैं आगे, आई नो हिम, इसका पैसुबैस क्या होगा। तो इन सभी का आपको हल करना पड़ेगा, आपको अंसाल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए जैसे बता रहा हूँ आप वैसे लिख लीजिए, या फिर आप वीडियो देखकर बाद में भी लिख सकते हो। देखिए ही इज नोन टू मी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ही इज नोन, KNOWN, टू मी। ठीक, नो के साथ बाई नहीं लगता, इतना ध्यान देना, टू लगता है। कुछ ऐसे सब वर्ब हैं जिनके साथ बाई के स्थान पे दूसरा प्रीपोजिशन लगता है, ये आपके एक्सीलेंट में दिया गया है, आप पीछे देखेंगे, पैसिव वाला चैप्टर खोलिएगा, कक्षा 10 की एक्सीलेंट हो या 12 की, उसमें दिया गया है। ठीक, किस प्रीपोजिशन, किस वर्ब के साथ बाई नहीं लगता है। तो नो के साथ टू लगता है, नो, और एक शब्द है OBLIGE, ओबलाइज, नो ओबलाइज साथ टू लगता है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप इस पर ध्यान देना, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करेंगे, बाई वाला तो सब कर लेंगे, नो टू वाला नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिए। अगला, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो इसमें ही सेड, देखिए यू को आपको बदलना ही पड़ेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप ऑब्जेक्ट एक मान सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए ही टोल्ड मी। यू आपका सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की कमी है तो मी मान लेना चाहिए, नहीं तो आप हिम भी मान सकते हो, हिम हमेशा मान सकते हो। ठीक,
नहीं तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो फर्स्ट पर्सन मानो, फर्स्ट पर्सन हो थर्ड पर्सन मानो। ही है तो मी मानो, मी है आई है तो हिम मानो, नहीं तो आप हमेशा हिम मान सकते हो। तो ही सेड को आप मी मानोगे टोल्ड हो जाएगा, तो मी कोष्टक में लिख दीजिए, वैसे ही रह दीजिए, कोष्टक में लिखो तो माना जाएगा आप माने। ही टोल्ड मी दैट, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, यू का जो है आई कर दीजिए, अब मस्ट का मस्ट ही रहेगा, वर्क में वर्क हार्ड का वर्क हार्ड ही रहेगा। क्लियर? तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, या फिर आप सिंपली कह सकते ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, डायरेक्ट भी आप आई मान सकते हैं। क्लियर? कि वहाँ मी मान के यहाँ आई लिख दो। गणित आप पढ़ते हो ना, जो नहीं रहता उसको मान लेते हैं ना, तो थर्ड पर्सन है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन माना मी मान लीजिए। क्लियर? तो मी मान के आप आराम से क्या कर लीजिए, बना लीजिए। चाहे आप यहाँ लिखोगे मी तो टोल्ड करना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आई कर दो, सही दोनों है। चलिए आगे, माई टाट स्विमिंग मी फादर, तो इसमें क्या होगा, माई फादर, इसमें रीऑर्डरिंग करना है, रीऑर्डरिंग मैंने फिर से लिखना क्रम से, गलत क्रम में लिखा गया, सब्जेक्ट बर्बाद नहीं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए माई फादर, उसके बाद जो है लिखिए टाट, उसके बाद लिखिए मी, फिर स्विमिंग। माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया, इसका अर्थ होगा। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाक्य एक और आ गया है कम पंचुएशन के लिए, देखते पंचुएशन। ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, उसने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। तो जहाँ कामा फुल स्टॉप बड़े से अक्षर से लिखना, ये सब निशान जो भी लगाने हैं कैपिटल लेटर सहित, तो उसको आपको करना पड़ता है पंचुएशन में। देखते हैं पहले क्या करना है, पहला अक्षर तो बड़े से लिखा जाता है, तो इसलिए आप ये बड़े से कर दीजिए ही में, ठीक। उसके बाद रोट के बाद कामा लगा दीजिए, क्योंकि अगला वाक्य डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया, ठीक ना। ही रोट कामा डबल कामा, फिर आई बड़े से कर दीजिए। आई हमेशा बड़े से लिखा जाता है, चाहे शुरू में लिखो चाहे बीच में लिखो, और लेकिन परीक्षा में आपको हमेशा छोटे से लिखा जाए रहेगा, आपको जो सुधारने के लिए देगा, तो आपको बड़े से कर दीजिए आई। देखिए कांट है, ये कैन नॉट ने कांट, कांट में यन के बाद ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, जैसे डोंट में नहीं लाते यन के बाद एपोस्ट्रॉफी, वैसे यहाँ भी लगा दो। कांट में कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो कांट एपोस्ट्रॉफी यन के बाद लगा दीजिए। कांट कम बिकॉज आई, फिर बड़े से कर दीजिए। आई एम इल, इल के बाद फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए, तो हो जाएगा ही रोट कामा इनवर्ट कामा आई बड़े से कांट यानी एपोस्ट्रॉफी टी, फिर आई बड़े से आई इल के बाद फुल स्टॉप इन्वर्टर कामा बंद। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम ट्रांसलेशन भी हम बता दे रहे हैं फटाफट, ताकि आप बाद में वीडियो देखकर लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली समझ सकते हैं। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसका हो जाएगा द गंगा इज़ ए होली रिवर फॉर द हिंदूज। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी किसके लिए, फॉर द हिंदूज। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदानी है। तो आप जिसका मीनिंग नहीं आता है, वर्ड पावर पर ध्यान दीजिए कि मतलब समझिए कैसे होगा। जिसका मीनिंग नहीं आता उसको आप लिख सकते हैं, या फिर आप बाद में वीडियो भी देखकर लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, या फिर आपके पास विद्या क्वेश्चन वगैरह होगा, सीरीज वगैरह होगा, तो उसमें भी ये सभी ट्रांसलेशन दिए गए हैं, काफ़ी कुछ आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। क्लियर? फिलहाल एक बार समझ लीजिए, जैसे इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदानी है, तो अब पहले कह दिए कि यह जीवनदानी है, ठीक है। दिस इज लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग माने जीवनदानी या लाइफ गिवर भी कह सकते हैं। फॉर द नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों के लिए अंग्रेजी होगा फॉर द नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस माने उत्तर भारतीयों के लिए। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं, तो द हिंदूज काल, हिंदू कहते हैं क्या कहते हैं, मदर गंगा, ठीक है। माँ गंगा कहेंगे, ये मदर गंगा लिखा जाएगा। गंगा को मतलब टू गंगा, हिंदू काल, द हिंदूज काल मदर गंगा टू गंगा। क्लियर? मदर गंगा में यम और जी बड़े से कर देना, ठीक है। टू द गंगा, गंगा को, गंगा नदी का नाम है, उसके पहले द लगेगा, लेकिन मदर के साथ द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अलग से लिखेंगे तो लगाएंगे, क्योंकि वो नाम दे दिएगा मदर गंगा, प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, ठीक। यहाँ नदी के सेंस में द लगा दिए, टू द गंगा। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है, तो पहले प्रत्येक हिंदू कहेंगे इब्री हिंदू प्रसन्न होता है, बिकम्स हैप्पी, ठीक है। कहाँ प्रसन्न होता है, पवित्र गंगा के तट पर जाकर, तो बाय गोइंग माने जा करके या जाकर। ऑन द बैंक ऑफ सैक्रेड गंगा, बैंक माने होता है तट या किनारा, BANK, सैक्रेड माने SACRED गंगा। ऑन द बैंक ऑफ द सैक्रेड गंगा। अगला, यहाँ मेले भी लगते हैं, तो यहाँ मेले भी लगते हैं, इसकी अंग्रेजी हो गए फेयर्स माने होता है मेले, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर, हेल्ड माने लगना
हेयर्स और आल्सो मीन्स भी हेल्ड हियर, मेले भी यहाँ लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष बाद इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। तो सबसे पवित्र कुंभ मेला कहेंगे द मोस्ट सैक्रेड माने सबसे पवित्र कह दो या द होलीएस्ट भी कह सकते हो। कुंभ फेयर माने कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष बाद इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। तो पहले आर हेल्ड माने लगता है, कहाँ लगता है? इन इलाहाबाद एंड हरिद्वार, प्रति 12 वर्ष बाद माने आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, इस तरह से आप समझिए। जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इन विच, जिसमें का अंग्रेजी इन विच हो जाएगा, देश विदेश के लोग के अंग्रेजी होगा द पीपुल ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज का दो, या कंट्री एंड फॉरेन कंट्री कह सकते हो। क्लियर? देश और विदेश की, द पीपुल ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, या फॉरेन ही कह सकते हो, फॉरेन माने विदेश, फॉरेन कंट्री भी ले सकते हो, माने विदेश। कम से आते हैं भाग लेने के लिए टू टेक पार्ट, इन विच द पीपुल ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन कम टू टेक पार्ट। इस तरह से ये आपका ट्रांसलेशन था। इसके बाद आपका सेक्शन डी में किस किताब वाला पोर्शन है, ठीक है। तो किताब वाला पोर्शन आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाएगा। मैचिंग समझ लीजिए कौन किससे मिलान किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एंग्जाइटी माने होता है चिंता, तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता की भावना। तो अर्थ जानते रहेंगे तो इसको भी कर ले जाएंगे, क्योंकि जो टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन वगैरह लिखाया गया, आप वहाँ से नोट्स से तैयार करेंगे या फिर समय मिलेगा तो बाद में वीडियो बना देंगे। अभी की ग्रामर पोर्शन कंप्लीटली कराइए और प्लस मैचिंग प्लस ट्रू फॉल्स, यही इतना कराया जाएगा, जहाँ से आपको ठोस नंबर मिलना है। देखिए एंग्जाइटी का फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी हो जाएगा। रिजेंबल माने मिलता जुलता, इसलिए लुक लाइक हो जाएगा। स्कल्पचर माने मूर्ति कला होता है। आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थर को तराशने की कला, उसको मूर्ति कला कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर पे, ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स में बताओ बिशंबर नाथ वाज ए पुअर ग्रासर, बिशंबर नाथ एक गरीब ग्रासर था, गलत बात है, वो अमीर था, ठीक ना। ये आपके सप्लीमेंट्री से है, 4 नंबर के भी आएगा। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा क्रोधित हो जाता था जल्दी से, ये बात सही है। ग्रिफिन के बारे में बताया गया है, अब पढ़े हो किताब तो जान लीजिए, नहीं तो आप इस किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें से आपको ट्रू फॉल्स आएगा, सीधे सीधे सही गलत कर दोगे तो पूरा नंबर पा जाओगे, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। होरेस मेड लॉक्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, तो उसको आप मत याद करिए। 30% कट गया है ना, तो उसमें का जो क्वेश्चन है वो आप उसको मत तैयार करिए, अगले साल पूछा जाएगा, इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अनिल मेड मनी रेगुलरली, अनिल नियमित रूप से धन कमाने लगा था, ये बात सही है, ठीक। तो इस तरह ये था आपका सेट नंबर 2। फिर इसके बाद जो है आपको जो है सेट नंबर 3, इसके बाद अगले वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा के रखें ताकि अगला सेट जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए सेट नंबर 3 क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट ए का जो है तीसरा देखते हैं। देखिए इसमें पहला अनसीन पैसेज है, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। सेक्शन सी पे डायरेक्ट आप आ जाइए। सेक्शन बी आपका जो है एप्लीकेशन लिखना है, निबंध लिखना है। तो एप्लीकेशन और निबंध इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है, उसकी वीडियो भी बनी है। चलिए देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, ही डिड द सेम। अब यहाँ बीच में भरना है, आपको कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, उसमें से एक भरना आपको। वह वैसे ही किया, समान किया है, तो आपको अर्थ के अनुसार इन स्पाइट ऑफ इसमें भरा जाएगा। इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, वह मेरे दोहरा कर की गई प्रार्थना के बावजूद भी वैसा किया, ठीक है ना। जैसे के बावजूद आ रहा है ना, तो उसकी अंग्रेजी इन स्पाइट ऑफ होता है, किसी काम के बावजूद भी कोई काम हो रहा है, ठीक। बात का विरोध जब बताया जाता है, मतलब वो उसको रिक्वेस्ट किया, दोहरा कर रिक्वेस्ट किया कि ना करे, लेकिन फिर भी वैसा किया, सेम वैसा, यानी इन स्पाइट ऑफ। तो इस तरह से सी इसमें सही हो जाएगा, सी वाला। तो इसके बाद जो है आप 5वें पाएंगे, द बस ओवरटर्न्ड नन वाज हर्ट, बस पलट गई नन वाज हर्ट, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। तो अर्थ निकाला करिए, बात का विरोधी बात है, तो लेकिन आ रहा है तो इसलिए बट लगेगा, ठीक। क्योंकि वैसे भी आप जान लो कि क्यों और नहीं हो सकता,
और पढ़ोगे तो अटपटा लगेगा। सबका हिसाब से आप अर्थ सेट कर लो। अगर नहीं आपको आ रहा है कि अर्थ निकालना, तो सबको सेट करके आप कहो। अगर कहने में अच्छा लग रहा है तो जान लीजिए सही है, नहीं तो गलत है। अब ऐसे कहते हैं बस पलट गई और कोई नहीं चोट खाया, ऐसा नहीं। बात का विरोध होने के लिए लेकिन कहना चाहिए। क्लियर भाई, पलटेगी तो चोट तो खा वही करेंगे, लेकिन नहीं खाया तो इसलिए ऐसा अर्थ है। बिकॉज क्योंकि कोई चोट नहीं खाया बस पलट गई, ऐसा नहीं। बस पलट गई क्योंकि कोई चोट, ये भी कोई अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं कहते हम जनरल लाइफ में। टिल माने जब तक बस पलट गई, जब तक कोई चोट नहीं खाया, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। सबसे सही कहने में ये लग रहा है कि बस पलट गई लेकिन कोई किसी को चोट नहीं पहुंची। क्लियर। इसी तरह से पहले वाले में भी अगर और सेट करोगे ना इंस्पायर्ड आप खिलाओ तो सही नहीं पड़ेगा। वो वैसा किया जैसा कि मैं दोबारा दोहराया था, तो वैसा तो किया नहीं है, मेरे दोहराने के बावजूद भी वैसा किया, ऐसा सेट खा रहा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे एग्जैक्ट जो है कहने में अच्छा लगे, जैसा जनरल लाइफ में लोग कहते हो वो करना पड़ेगा आपको। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत इज वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, भारत के वर्ड्सवर्थ हैं। अब यहाँ आपको आर्टिकल भरना, द भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा कारण मैं बता दे रहा हूँ। वर्ड्सवर्थ आपका नाउन है, फिर आप है, फिर इंडिया नाउन है। नाउन प्लस आप प्लस नाउन कहीं आएगा तो उसके पहले द लगता है, ये आर्टिकल का रूल है। क्लियर हो गया। जैसे वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये सब आता है ना। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द लगता है ऐसे वाक्यों में। क्लियर। तो आप इसको जानते रहोगे, कॉन्सेप्ट तो इस तरह से आएगा तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। नियम रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको करना है। नियम तो मैं अंसाल आप हल कर रहे हो तो आपको पूरा बताया ही जा रहा है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब इसमें सही फॉर्म भरना वर्ब का। बताओ ही के साथ क्या लिखा जाएगा? विजिट्स लिखा जाएगा, ही विजिट्स द लास्ट मंडे, सॉरी विजिट्स नहीं लिखा जाएगा, विजिटेड लिखा जाएगा। वह पिछले, ठीक है, मंडे को क्या किया? विजिटेड माने मिलने गया था या भ्रमण करने गया था। अब यहाँ विजिटेड क्यों भरा जाएगा उसको भी जान लो। क्योंकि विजिट्स इसलिए नहीं भरा जाएगा, लास्ट मतलब पिछला है, बीती बात के लिए लास्ट तो लिखा यस यस लगेगा नहीं, पास्ट टेंस में बनेगी, इतना क्लियर है। लेकिन ये भी बात जान लीजिए, लास्ट का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, आपको ये बात याद करना है। क्लियर। लास्ट और स्टरडे का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब होगा तो विजिटेड ही सेकंड फॉर्म भी होगा, अफर्मेटिव आके हैड विजिटेड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट में होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल पास्ट बताना है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। तो सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट में जब बदलोगे तो इसमें आई एम गोइंग हट की हैड गान हो जाएगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो गोइंग का गान कर दिए, आई एम का हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की साथ करिए, पास्ट परफेक्ट की उसी के हिसाब से वर्ब कर दो, आपका कन्फर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन हो जाएगा पहले में MEDICINE, और दूसरे में हो जाएगा बिलीव BELIEVE। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपका 10वां है, ही सेटिस्फाइज एवरीबॉडी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा जानते हो? पहले एवरीबॉडी को आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, एवरीबॉडी हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें एवरीबॉडी के साथ एक वचन माना जाएगा, इसलिए इज लगा दिए सहायक क्रिया। उसके बाद सेटिस्फाइड का आप थर्ड फॉर्म करके IED हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, यस की जगह डी हो जाएगा। ही इज सेटिस्फाइड विथ एवरीबॉडी हो जाएगा। इतना ध्यान देना, सेटिस्फाइड के बाद विथ लगेगा, सॉरी विथ हिम रहेगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ही इज सेटिस्फाइड विथ, सॉरी एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड विथ हिम, एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड विथ हिम। ठीक है ना, एवरीबॉडी पहले लिखिए, उसके बाद सेटिस्फाइड की जगह इज सेटिस्फाइड कर दिए विथ हिम। इतना ध्यान देना, सेटिस्फाइड के साथ जो है बाई नहीं लगता, क्या लगता है? विथ लगता है। इस बात को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाक्य है। ऐसा वाक्य आता है सेटिस्फाई वाला और नो वाला परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, इतना ध्यान देना। तो बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा इसके साथ? विथ। प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ संतुष्ट है, ऐसा कहना जाना चाहिए, या उससे संतुष्ट, नहीं कि उसके द्वारा संतुष्ट। वो तो आपकी भाषा, चाहे द्वारा कहो या से कहो, लेकिन लगेगा विथ, कितना ध्यान देना। आगे, व्हाट यू वांट ही सेड टू हर, तो इसमें इनडायरेक्ट, इसका जो है इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहले ही सेड टू हर का इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड हर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाक्य जो है आपका इंट्रोगेटिव है, ही आस्क्ड हर। उसके बाद कंजक्शन WH टाइप में वाई का वाट का वाट ही रहेगा, जो भी रहता है कंजक्शन वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बना दिया था। ही आस्क्ड हर व्हाट, यू का ही हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अनुसार सी हो जाएगा। यू सब्जेक्ट जगह है ना, तो हर के अनुसार सब्जेक्ट सी हो जाएगा। और वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा। क्लियर?
वांटेड हो जाएगा। वैसे इसको व्हाट डू यू वांट रहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, तब भी पास्ट इंडेफिनिट बना दो, व्हाट ही वांटेड। क्लियर। फुल स्टॉप कर देना, इतना ध्यान देना, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप के अलावा कोई निशान नहीं लगता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के शॉर्ट में बदल दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं, हम रीऑर्डरिंग देख लेते हैं। रीऑर्डरिंग में आप इसको नोट कर लीजिए या जानते रहिए। इट वाज पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा ए, फिर लिखा जाएगा फाइन, फिर लिखा जाएगा साइट, उसके बाद टू, तब सी। इट वाज ए फाइन साइट टू सी, यह देखने में अच्छा दृश्य था, इसकी हिंदी होगी। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे वाज। यह था, क्या था? ए फाइन साइट, एक सुंदर दृश्य। फिर किस में था? टू सी, देखने में। ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि टू सी देखने, नाने नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया भाई? सब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब लिखते हो, वर्ब में प्रश्न करो क्या था, उत्तर आ जाएगी सुंदर दृश्य। और जो बचा क्या है? टू सी, देखना। नाने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ठीक, अब पंचुएशन देख लेते हैं। पंचुएशन में पहली बात तो टी बड़े कर दीजिए। द टीचर सेड टू, अमित नाम है, नाम में भी पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, तो बड़े से कर दीजिए। अमित में ए बड़े से कर दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा। फिर उसके बाद हैव का पहला अक्षर एच बड़े से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, प्रश्नवाचक लगा दीजिए लास्ट में, इन्वर्टेड कामा क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। ठीक, डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाता है आप इसमें दिया ही रहता है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। अब देखिए ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को भी मैं पढ़ते चला जा रहा हूँ, बताते चला जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसका नहीं मतलब आपको पता है, लिख भी सकते हो। देखिए, कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कलिंग के युद्ध ने, तो द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध की अंग्रेजी द बैटल ऑफ कलिंग। ये सब्जेक्ट है, जिसमें ने लगा रहा था वो सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता। ठीक है, जैसे राम ने या कलिंग के युद्ध ने, इसी तरह से ना। तो द बैटल ऑफ कलिंग। चेंज माने बदल दिया, क्या बदल दिया? द लाइफ ऑफ अशोका, अशोक का जीवन का दो, या अशोकाज लाइफ का, अशोक लाइफ भी कह सकते हो, या द लाइफ ऑफ अशोक। क्लियर। उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते हुए देखा था, तो मतलब कह दे कि ही हैड सीन, उसने देखा था। किसे देखा था? असंख्य लोगों को। असंख्य लोगों को अंग्रेजी होता इनन्यूमरेबल पीपुल कह दो, या काउंटलेस पीपुल। क्लियर। ही हैड सीन द इनन्यूमरेबल पीपुल, ठीक है, इन द बैटल माने युद्ध में। उसके बाद बिना बात मरते हुए, तो इसकी अंग्रेजी होगा डाइंग फॉर नथिंग। डाइंग माने मरते हुए, फॉर नथिंग माने बिना किसी चीज के, बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के। क्लियर। समथिंग माने कोई बात, नथिंग माने कोई बात नहीं थी तब भी, यानी बिना बात। क्लियर। तो डाइंग फॉर नथिंग, बिना बात मरते हुए। इसके बाद का मतलब होगा आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, इसके बाद उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की, तो ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की। प्रॉमिस्ड कर दो, या टुक बाउ भी कर सकते हो। हाँ, कभी भी युद्ध ना करने की। ऑफ नेवर फाइटिंग ए बैटल, ऑफ नेवर फाइटिंग ए बैटल। बैटल माने युद्ध होता है, उसे वार माने भी युद्ध होता है। ठीक ना, लेकिन स्पेशली वार दो देशों के बीच युद्ध होता है तब लगाया जाता, नहीं तो बैटल। क्लियर। उसने धर्म को मार्ग अपनाया, इसका अंग्रेजी होगा उसने अपनाया, ही फॉलोड, उसने अपनाया, क्या अपनाया? द पाथ ऑफ रिलीजन, धर्म का मार्ग कहेंगे। PATH पाथ मीन्स मतलब मार्ग। ठीक है, या वे माने भी रास्ता होता है। क्लियर। ही फॉलोड, फॉलोड मीन्स अपनाया, FOLLOWED, द पाथ ऑफ रिलीजन। रिलीजन की स्पेलिंग RELIGION। और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। एंड गेव इम्पॉर्टेंस, और महत्व दिया, किसको दिया? टू नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। नॉन वायलेंस माने होता है अहिंसा, वैसे अहिंसा का अहिंसा भी लिख सकते हैं, लेकिन AHIMSA होगा। क्लियर। अहिंसा एंड लव, या नॉन वायलेंस, NONVIOLENCE, नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। ही गेव इम्पॉर्टेंस टू नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। तो ये था आपका ट्रांसलेशन। चलिए आगे और भी क्वेश्चन मैचिंग वाला देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन आपका दिया गया है मैचिंग करने के लिए। पहला है टैलेंट्स। टैलेंट्स माने क्या होता है? योग्यता। तो एबिलिटी माने योग्यता होता है, एबिलिटीज। अब देखिए, अब इतना भी ध्यान दीजिए, ये भी टैलेंट में भी एस लगा है तो बहुवचन है, तो बहुवचन का बहुवचन इसमें लाया जाएगा। इसका भी ट्रिक जानते रहिए। क्लियर। वायरिंग माने बदलते हुए, तो चेंजिंग हो जाएगा, ING का ING मिला दिया गया। क्लियर। एमिएबल माने मित्रवत होता है, तो फ्रेंडली माने मित्रवत। अब एक जो बचा है आप उसको खुद ही कर सकते हो, भले नहीं LY है लेकिन अर्थ वही है, फ्रेंडली भी। क्लियर, वो भी एडजेक्टिव ही है। तो इस तरह से आपको मैचिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं आपका ट्रू फॉल्स।
तो द नरेटर इंजॉयड भोलीज कंपनी, नरेटर माने वर्णन करता जो है बिल है, बिल के स्वाद का आनंद लिया। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, ये सिलेबस में है, बिल्कुल सही भी है। गांव का सिपाही जो है चुपके से बुला लिया गया था, तो ग्रिफिन वाले चैप्टर में है, तो पुलिस को बुला लिया गया था जयफर को, क्लियर। तो वो सही बात है, इसलिए आप उसको जानते रहिए, परीक्षा में आएगा तो आप इसको ट्रू लिख देना, इसके आगे सही नहीं काटना, आपको लिखना TRUE, स्पेलिंग आपको इसी पेपर में मिल जाएगा, ट्रू और फॉल्स की। TRU के बाद ई जरूर लगा देना, उसमें गलती कर देते बच्चे। बोथ ये भी सी वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए इसको भी, ठीक है ना। उसके बाद डी वाला आपके सिलेबस में, ठीक है, देख लेते हैं पहले पढ़ के। आई हैड सम आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कुछ विचार था कहाँ रात बिताया जाए। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहला, ठीक है। बी वाला आप केवल तैयार कर लीजिए बस, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज सेट ए का जो है चौथा सेट हल करते हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश अनसॉल्व से। तो चलिए सेक्शन सी पे हम डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, ये सब अभी नहीं कराया जाएगा, बाद में इंपॉर्टेंट करा दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपको जो है एप्लीकेशन है और निबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गया है आपका। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरना। तो आपको इतना याद करना है, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, बस अवेयर माने सावधान होना। ही वाज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, उसे खतरे से सावधान किया गया था। वाज मेड अवेयर माने सावधान करना। तो अवेयर शब्द है और एक शब्द है BEWARE, बी वेयर, इस माने भी सावधान रहना, तो दोनों के साथ ऑफ ही लगता है, इतना ध्यान देना। आगे द बॉय गेट ए प्राइज, ठीक है, सॉरी द नहीं भरना है इसमें। ईच एवरी सम नो, इन चारों में से आपको एक भरना है, तो आपको क्या भरना है, ईच बॉय रहेगा। प्रत्येक लड़का पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है कि दो के लिए ईच लगता है, दो से ज़्यादा के लिए भी ईच लगता है, तो एवरी दो से ज़्यादा के लिए लगता है। तो कन्फर्म तो है नहीं कि दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी इसमें हो सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा आप ईच लगा दिए करिए। जब कन्फर्म नहीं है कि दो ही हैं, अगर दो कन्फर्म है तब भी ईच लगा सकते हो, दो से ज़्यादा तब भी ईच लगा सकते हो। लेकिन दो से ज़्यादा कन्फर्म है कि 3 लड़के 4 लड़के, ठीक है, तो आपको इब्री लगा सकते हो, तो दो के लिए नहीं। तो इस तरह से ईच हमेशा आप लगा दीजिए ऐसे वाक्यों में, ईच ही सही है। ईच माने प्रत्येक होता है। अगला है हर्ट, आई हर्ट, मैं चोट पहुंचाया। अब क्या भरा जाएगा, सेल्फ फॉर्म आई के साथ माई सेल्फ लिखा जाता है। आज जैसे आई के साथ माई अपना कंगरी नहीं लिखा जाता है, तो सेल्फ या सेल्फ फॉर्म भी आई के साथ माई सेल्फ ही लगा, माई से रिलेटेड ही रहेगा, क्लियर। हिमसेल्फ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ही होता तब हिमसेल्फ लिखते हैं, क्लियर। मी लिख नहीं सकते, अर्थ निकालोगे मैं स्वयं को चोट पहुंचाता हूँ, ठीक है। मैं मुझे चोट पहुंचा, मी सेट ही नहीं खा रहा है, समझ गए कि नहीं, माई सेल्फ होगा, योर सेल्फ कोई सवाल ही नहीं। 7वां है बाय टुमारो ही डू सम फॉर दिस, बाय टुमारो माने कल तक, ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर बाय के साथ टाइम दिया गया ना, तो इसमें ग्रामर का रूल है कि उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट में ही लिखते हैं, क्लियर। वो फ्यूचर के समय को हमेशा बताता है, बाय प्लस टाइम तक, मतलब आगे के समय को बता रहा। तो बाय टुमारो माने कल तक, इसको ऐसे कहते हैं, ही विल हैव बीन डूइंग हिज सम्स फॉर 10 days, वह 10 दिन तक, ठीक है ना, 10 दिन के लिए जो है अपना हिसाब किताब जो है जोड़ रहा होगा, ठीक है, वह 10 दिन के लिए। तो यहाँ अब इतना कन्फर्म है बाय प्लस टाइम, और तो फ्यूचर की ही बात किया जा रहा है, और इसमें फार भी दे दिया है, तो फ्यूचर में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। अब फ्यूचर का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए दिया है सी वाला, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर। फार के ना, अब वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, सही नहीं रहा तो गलत क्या है। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, ठीक है, तो फ्यूचर के नाते पास्ट में हो नहीं सकता है, वाज हो नहीं सकता है, हैज बीन डूइंग हो नहीं सकता है, बचा क्या, सी वाला। इतना ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, बाय प्लस टाइम वाला कई बार आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, यही दो ही में हो सकता है। आइडेंटिफाई टेंस, टेंस पहचानो। आई राइट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डी वाला हो जाएगा। आगे वर्ड मीनिंग देख लीजिए, डिवोशन हो जाएगा, DEVOTION। दूसरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्साइंस, CONSCIENCE, ठीक है। पहले वाले में DEVOTION, डिवोशन। आगे देखते हैं पासुवास, बताइए हेल्प हिम, तो इसको पासुवास में आपको पहले हो जाएगा लेट, उसके बाद हिम हो जाएगा, बी हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा।
लेट हिम बी हेल्प्ड, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से बनता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बी लिखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे इनडायरेक्ट देख लेते हैं, माय फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू का इसमें आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। मी के बाद आपको फर्स्ट टाइप है इसलिए इफ़ लगा जाएगा, इफ़ लिखा जाएगा। माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़, उसके बाद है यू को मी के अनुसार बदलोगे तो आई हो जाएगा, बिल का क्या हो जाएगा, आई के साथ तो सेल लगता है इसलिए शुड भी लिख सकते हो, वैसे वुड भी लिख सकते हो, वुड का प्रयोग कॉमन हो गया आजकल, तो वुड या शुड दोनों यहाँ लिख सकते हो। तो मान लीजिए शुड ही लिख दिए क्योंकि आई के साथ भी सेल लगता है इसलिए शुड हो गया। आई शुड गो टू मुंबई, प्रश्नवाचक हटा के फुल स्टॉप लगा दीजिए बस। फिर से सुन लीजिए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई शुड गो टू मुंबई, या आई वुड गो टू मुंबई, वो भी सही है क्योंकि यू के साथ भी लगता है ना, यू को आई बदल दोगे ना, आई के साथ सेल लगता है इसलिए आप शुड भी लिख सकते हो। क्लियर, ठीक। आई के साथ यू को मी के अनुसार आई में बदलोगे तो सेल नहीं हो जाएगा, तो सेल के हिसाब से शुड हो जाएगा पास्ट टेंस। लेकिन आप वुड भी लिख दोगे तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग सबके साथ लिखा जा सकता है इनडायरेक्ट में। क्लियर, वो आपकी इच्छा। अगला, स्कूल डिड नॉट ही गो टू, तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसको आप खुद कर सकते हो। आगे देखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कहा रवि आई कैन नॉट राइट फ्रेंच, तो ऐसे कहो, पहले एच बड़ेस कर दो, सेड टू हिज फ्रेंड, रवि में आर बड़ेस कर दो, नाम है, कामा लगा दो रवि के बाद, इन्वर्टेड कामा लगा दो, आई बड़ेस कर दो, फिर फ्रेंच में एफ बड़ेस कर दीजिए क्योंकि भाषा का नाम है, बड़ेस रहेगा। उसके बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा बंद कर दोगे। ठीक, चलिए ट्रांसलेशन भी बता दे रहे हैं। ट्रांसलेशन ये है कि मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है, तो इसकी अंग्रेजी होगा मीना इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 10 में रोमन से लिखना, इतना ध्यान देना, क्लास रोमन में लिखा जाता है। वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो हो जाएगा सी रीड्स, वह पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। वह 15 वर्ष की है, तो सी इज 15 ईयर्स ओल्ड। अगला होगा, वह बहुत अच्छी गायक है, सी इज गुड, सी इज वेरी गुड, सी इज ए वेरी गुड सिंगर। वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है, तो इसकी अंग्रेजी होगी सी ऑफन, ओ एफ टी एन, ऑफन भी होता प्रायः, सी ऑफन डांसेज माने नृत्य करती हैं, इन ऑल द फंक्शंस ऑफ स्कूल, इन ऑल द फंक्शन माने होता समारोह, एफ यू एन सी टी आई ओ एन, यस जोड़ देना, इन ऑल द फंक्शंस ऑफ स्कूल्स। वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, तो इसकी अंग्रेजी सी इज वेरी अफेक्शनेट। ठीक है ना, तो अफेक्शनेट ही कर दो तब भी चल जाएगा। तो स्वभाव से मिलनसार कहेंगे, ये होता है अफेक्शनेट, सी इज वेरी, अफेक्शनेट की स्पेलिंग होगा ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी ई, ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन, अफेक्शन लिख के ए टी ई जोड़ दो। अफेक्शनेट माने होता मिलनसार, स्वभाव से मिलनसार होना। क्लियर, स्नेहमयी होना, मिलनसार होना, सबसे मिलजुल कर रहना। अगला है, वह अपने साथियों से अच्छा व्यवहार करती है, सी बिहेव्स गुड, वह अच्छा व्यवहार करती है किससे, विथ हर फ्रेंड्स, साथियों का मतलब सहेली उसकी जो है। क्लियर, विथ हर फ्रेंड्स, कंपेनियंस भी कह सकते हो, कंपेनियन माने भी साथी होता है। उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था, तो हो जाएगा सी हैड स्टार्टेड, सी हैड स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था, क्या शुरू कर दिया था, लर्निंग। ठीक है, या टू लर्न डांसिंग कह दो, टू लर्न माने सीखना, डांसिंग माने नृत्य कला या नाचना। क्लियर, सी हैड स्टार्टेड टू लर्न डांसिंग, 5 वर्ष की आयु से ना, तो हो जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ 5, फ्रॉम द एज ऑफ 5 कह दो, या 5 ईयर्स ओल्ड भी कह सकते हो। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आप चलते हैं मैचिंग और ट्रू फॉल्स पे। मैचिंग देख लेते हैं। मैचिंग में जो है स्टेयर माने होता घूरना, एकटक देखना, तो ग्रेज हो जाएगा। एट लास्ट माने होता अंत में, तो एट लास्ट का एट लेंथ हो जाएगा, एट लेंथ माने भी अंत में। अर्ज्ड माने निवेदन करना या कहना, बात पर जोर देकर कहना, तो अर्ज्ड का इंसिस्टेड हो जाएगा, इंसिस्टेड माने भी जोर देकर कहना। क्लियर, वैसे भी आप अर्ज्ड सेकंड फॉर्म है तो इंसिस्टेड सेकंड फॉर्म इससे मिला दीजिए, स्टेयर फर्स्ट फॉर्म है तो गेज फर्स्ट फॉर्म में इससे मिला दीजिए, बचा क्या, एक बचा एट लास्ट, तो एट लास्ट का एट से एट लेंथ से कर दीजिए। क्लियर, अगला चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। पहला देखिए, मटिल्डा वाज सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी। मटिल्डा साधारण थी लेकिन वह नाखुश थी।
ठीक है ना। तो ये बात सही है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी कि अमीर घर में नहीं पैदा हुई है, उसकी शादी भी अमीर से नहीं हो पाई, इस बात को लेकर उसको अफसोस था। दूसरा है ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। ये बात सही है एकदम। ए ब्राइट ग्रू अप माने बड़ा हुआ था नॉर्थ उत्तर में, रीडिंग यह स्थान का नाम है पेनिसिल्वेनिया। ये बात एकदम सही है। आगे है टिकीज आइज वर ब्लू एंड शाइनिंग। टिकी की आंखें जो है नीली और चमकीली थी। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, गलत है ये। भोली वाज ऑलवेज गिवन न्यू क्लॉथ। भोली को हमेशा नए कपड़े दिए जाते, ये भी बात गलत है, उसको दिया नहीं जाता था, अपनी बहन का ही कपड़ा पहनती थी वो। क्लियर। ये सब गलत है नीचे के दोनों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश का सेट नंबर 5 जो है आंसर हल करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली हम सेक्शन सी पे चलते हैं, क्योंकि ए वाला जो है आपका अनसीन पैसेज है, बी में आंसर निबंध और आपके एप्लीकेशन लेटर हैं, तो उसको बताया गया है। बाद में और जो इम्पोर्टेंट अलग से वीडियो बनेंगे। अब देखिए आपका सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है आई डू नॉट पे अटेंशन। अब यहाँ क्या भरा जाएगा प्रीपोजिशन पे अटेंशन के साथ, तो हमेशा टू भरा जाता है, जिसको आप याद कर लीजिए। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ये सब कहा जाता है ना, पे अटेंशन टू माई प्रॉब्लम्स। मैं अपने वादे पर डू नॉट पे अटेंशन टू मतलब ध्यान नहीं देता हूँ। तो अटेंशन या अटेंड के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, इसको याद कर लीजिए। वॉक केयरफुली के साथ हमेशा जो है यहाँ लेस्ट भरा जाएगा। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आ रहा है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी होता है लेस्ट, यही आप जान लीजिए, ठीक है ना। सलाह देने के लिए अगर पहला वाक्य इम्परेटिव है और दूसरे वाक्य में शुड का प्रयोग हुआ है, तो उसमें लेस्ट ही लगा दीजिए कि लेस्ट के साथ ही शुड आता है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है इंडस्ट्रियस मैन इज प्रेज्ड बाय ऑल। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो आयन हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियस में स्वर है और ई पढ़ा भी जा रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल आयन लगता है। आर्टिकल की गलती है, ये अंदा की गलती। अगला है ही टू लंदन टुमारो, वह कल लंदन क्या करेगा, गया था, सॉरी जाएगा। तो ही विल गो टू लंदन टुमारो, इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि टुमारो क्या बता रहा है कि हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखने के लिए बता रहा है। अगर वहीं स्टडी होता तब वेंट होता। क्लियर। अगर डेली होता तो गोज हो जाता, प्रतिदिन जाता है। क्लियर। इस तरह से आपको थोड़ा अर्थ भी समझना पड़ेगा। रोहित पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन इन 2008। रोहित अपना 10 की परीक्षा 2008 में पास किया था। तो ये कौन सा टेंस है, सीधी सी बात है पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। आगे बढ़ जाते हैं। वर्ड मीनिंग में नॉलेज हो जाएगा KNOWLEDGE, दूसरे में HEI, सॉरी आई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये गलत ही दिया है, HEIGHT हो जाएगा। यन को आप यच बना दीजिए, HEIGHT हो जाएगा, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है और कोई शब्द बन नहीं रहा है NT से। क्लियर। HE के बाद, ठीक है, NT वाला कोई शब्द नहीं बन पाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। यन को यच बना लीजिए, हाइट हो जाएगी HEIGHT। चलिए पैसिवास देख लेते हैं। द प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल, प्रिंसिपल ने उसे एक पदक दिया। तो पैसिवास क्या हो जाएगा, ए मेडल आप या हिम को आप ही करके पहले लिख दीजिए। चलिए हिम का ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। ही गेव का पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज गिवन हो जाएगा। ही वाज गिवन, उसे दिया गया। क्या दिया गया, ए मेडल जो आपका बचा है उसको कर दीजिए, उसके बाद बाई करके द प्रिंसिपल कर दीजिए। ही वाज गिवन ए मेडल बाय द प्रिंसिपल, ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन, तो सीधी बात सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। उसके बाद बॉय के बाद टू लगा दिए, टू सिट डाउन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, प्रिंसिपल ने लड़के को बैठ जाने का क्या किया, आदेश दिया, ये हो जाएगा। रीऑर्डरिंग करना है। द सर्वेंट सब्जेक्ट पहले लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद कुक कर दीजिए, तब उसके बाद फूड कर दीजिए, तब फारस कर दीजिए। द सर्वेंट कुक फूड फारस, नौकर हमारे लिए भोजन पकाता, इस तरह से हो जाएगा। कुक वर्ब है, वर्ब के बाद क्या पकाता, भोजन कर दिए, तब उसके बाद फार आज कर दिए, क्योंकि आज से इनडायरेक्ट है ना, लास्ट में रहता तो उसके पहले टू या फार लगता है, तो जब लास्ट में करेंगे तभी तो आएगा ना टू फार, इसलिए। द सर्वेंट कुक फूड फारस, वैसे कुक में यस रहना चाहिए था, कुक्स रहना चाहिए था, लेकिन चलो जो भी है वही कर दो, आप यस लगा सकते हो अपने मन से। चलिए आगे देख लेते हैं पंचुएशन।
पंचुएशन में आप सबसे पहले आप इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? इन्वर्टेड कामा। उसके बाद आई बड़ेस कर देंगे इज में, इन्वर्टेड कामा का पहला अक्षर। इज दिस योर फाइनल डिसीजन? डिसीजन के बाद आपको करना क्या है? इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। क्या करना है? इन्वर्टेड कामा बंद करना है, नीचे फिर कामा लगा देना है, नीचे भी कामा लगा देना है। उसके बाद आस्क्ड रमेश, रमेश में आर बड़ेस करके रमेश के बाद आप फुल स्टॉप कर देना। क्या कर देना? फुल स्टॉप कर देना। ठीक, एक बात यह भी ध्यान देना, इन डिसीजन के बाद आप यहाँ प्रश्नवाचक का निशान भी लगा दीजिएगा, क्योंकि दो बातें अगर यही बात आगे रहती होती तो नहीं लगाया जाता, आगे दूसरा वाक्य, इसलिए यहाँ लगा दीजिए। क्लियर? तो आप डिसीजन के बाद प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। क्लियर? फुल स्टॉप न लगा के प्रश्नवाचक लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर आस्क्ड रमेश करेंगे, नया वाक्य। ठीक है, नया वाक्य नहीं रहेगा, सॉरी। प्रश्नवाचक लगाने के बाद ऊपर इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, नीचे भी कामा लगाएंगे, इतना ध्यान देना। समझ गए कि नहीं बात? नीचे भी कामा लगाएंगे, क्योंकि आस्क्ड रमेश जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, भले इधर है, अब इधर है तो इधर से देखोगे तो कामा लगेगा, तब इन्वर्टेड कामा होगा ना, ये बात होती है। क्लियर? तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले इन्वर्टेड कामा लगेगा, आई लगेगा इज में, आई बड़ेस करके, फाइनल डिसीजन, डिसीजन के बाद आपको प्रश्नवाचक लगाना है, फिर इन्वर्टेड कामा बंद करना है, फिर नीचे भी कामा लगाना है, फिर आस्क्ड करके रमेश लिखना, आर बड़ेस करके फुल स्टॉप उसके बाद लगा देना। ठीक, फिर उसके बाद अगला वाक्य आप शुरू से लिखोगे तो आई बड़ेस करके लिखोगे। कांट में पहले से एन अपोस्ट्रोफी लगा, अच्छी बात है। तो कांट चेंज माय डिसीजन। डिसीजन के बाद आपको करना क्या है? आपको जो है, हाँ एक बात यह भी ध्यान देना, यहाँ सेड मोहन रिपोर्टिंग इसलिए लास्ट में ना, इसलिए आप आई के पहले यहाँ भी इन्वर्टेड कामा बंद लगा ही दीजिए। ठीक है, रमेश के बाद फुल स्टॉप के बाद पहले इन्वर्टेड कामा आप लगा दीजिए, तब आई बड़े से लिखे हो जो लिखे रहो। ठीक ना, इन्वर्टेड कामा रहेगा तब आई बड़े से रहेगा। कांट चेंज माय डिसीजन, डिसीजन के बाद आपको फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है, नीचे भी कामा लगा देना है, ऊपर बंद करके नीचे कामा लगा देना, फिर सेड मोहन कर देना, मोहन में एम बड़ेस कर देना। ठीक, बस आपका एक कन्फर्म हो गया। आई होप समझ गए होंगे ना। चलिए आगे। अब ट्रांसलेशन भी हम इसका बता दे रहे हैं क्या होगा। ठीक, देखिए, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है। तो ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन कर देना। एक ईमानदार व्यक्ति, एन लगा ही देते हैं एक वचन के साथ में। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स माने कभी नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता है? द जस्टिस एंड ट्रूथ। जस्टिस माने न्याय होता है, ट्रूथ माने सच्चाई होती है, या ट्रूथ के अलावा ट्रूथफुलनेस भी लिख सकते हो। क्लियर? क्लियर? द जस्टिस, सॉरी, हाँ, द एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता है। तो ही डज नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना या ग्रहण करना, सच थिंग माने ऐसी चीज जो उसकी अपनी ना हो। तो हो जाएगा एज आर नॉट हिज ओन, जो कि अंग्रेजी सच के साथ एज लगता है। ठीक है, एज आर नॉट हिज ओन। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो हो जाएगा ही कैन नॉट डिसीव। ही कैन नॉट डिसीव माने धोखा देना, DECEIVE, या चीट भी लिख सकते हो, CHEAT। ही कैन नॉट चीट या ही कैन नॉट डिसीव एनीवन माने किसी को अपने स्वार्थ के लिए कहेंगे, होता फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट माने होता स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने बारे में ही रुचि करना यानी कि स्वार्थ, फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ। अगला, या ऐसे कैसे फॉर हिज सेल्फिशनेस। ठीक है, स्वार्थ की भावना, बात एक ही बात। तो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। तो पहले कह दो उसे सच्चा सुख और शांति मिल सकती है, और उसके बाद ठीक है ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, और पहले भी लिख सकते हो ईमानदारी के पथ पर रास्ते पर चलते हुए। तो आप पहले लिखोगे तो काम लगा सकते हो, चलो पहले ही बता दे रहे हैं। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, इसका अंग्रेजी को फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। उसके बाद काम रहेगा उसे का अंग्रेजी ही, उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। ही कैन गेट, उसे मिल सकती है, गेट मीन्स पाना मिलना, क्या मिल सकती है? ट्रू प्लीजर, सच्चा सुख, एंड पीस माने शांति। प्लीजर के अंग्रेजी PLEASURE, या जॉय भी कह सकते हैं। एंड पीस इन लाइफ, इन लाइफ, जीवन में। अब यही चीज़ आप ऐसे लिखोगे, ही कैन गेट ट्रू प्लीजर एंड पीस इन लाइफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। अगर शुरू में नहीं लिखो तो उस बात को इधर जोड़ दो। क्लियर?
चलिए अब आगे मैचिंग और ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर का है मैचिंग में इविडेंट माने स्पष्ट होता है तो इसलिए क्लियर माने स्पष्ट हो जाएगा। सॉलिटरी माने अकेला तो लोनली माने अकेला। एलॉट ऑफ माने बहुत या अत्यधिक तो मच माने अधिक होता है। ठीक, वैसे इसी स्टाइल से सब में है, पहले का लास्ट से, दूसरे का पहले से, ठीक है, तीसरे का दूसरे से, ऐसे लगभग सभी अंसाल में दिए गए हैं। लेकिन अर्थ जानना महत्वपूर्ण, बिना अर्थ जाने आप भूल जाओगे। परीक्षा में दूसरे हिसाब से देगा, कोई जरूरी नहीं इसी हिसाब से देगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है, इसमें पहला क्वेश्चन है आई एम ओनली टेकिंग यू, ठीक है, टू, मैं तुम्हें केवल लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है आपके सिलेबस में नहीं, सॉरी, हाँ है, उसमें है, मतलब भोली वाला जो पार्ट है तो उसमें है। तो पिताजी कह रहा था भोली से, मैं तुम्हें केवल कहाँ ले जा रहा हूँ, स्कूल लेके जा रहा हूँ। जब स्कूल ले जाने लगा था तो लड़की डर गई थी, सोची लक्ष्मी गाय जो थी उसकी, लक्ष्मी नाम की, तो कहे उसकी तरह हमको बेचने तो नहीं ले जा रहे हैं। तब वो कहा नहीं, मैं तुम्हें बेचने ले जा, केवल तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, स्कूल ले जा रहा हूँ। तो इसलिए स्कूल वाला सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला देखते हैं, एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड, अंत में वह मुझे कंधे पर मारा, एंड क्या किया, और हंसा था, लाफ्ट, ठीक है ना, इसमें लाफ्ट हो जाएगा। अगला, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर, वह अपने गरीबी से सफ़र कर सकती थी, अपार्टमेंट हो जाएगा, अपने अपार्टमेंट मैंने कमरा या घर, वो अपने घर की गरीबी से सहती थी, मटिल्डा लेकर आ गया, क्लियर, कष्ट सहती थी। आइसवेबल वाला सिलेबस में ही नहीं है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको जल्द ही आपको भी अपलोड हो जाएगी, अगला सेट हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 10 का सेट ए का 6वां सेट जो है हल करते हैं। इसके पहले हम 5 सेट बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम केवल सेक्शन सी हल कराएंगे, मैचिंग कराएंगे, ट्रू फॉल्स कराएंगे, क्योंकि ये अनसीन पैसेज और ये सब जो टाइम टेकिंग है और क्वेश्चन आंसर इसका हम नहीं हल कराएंगे। इसके लिए बाद में आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगी, कुछ वीडियोज पड़ी भी हैं, तो इसलिए आप फटाफट इसको देखते रहिए। तो पहला है अनसीन पैसेज, इसमें आपको पढ़ के जो है नीचे देखिए क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको इसी में से छांटना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी जो है एप्लीकेशन या निबंध है, तो एप्लीकेशन की मास्टर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, उसके लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पूरा आप देख लेंगे, पूरा पक्का हो जाएंगे। और निबंध भी बनी है काफ़ी वीडियोज़, जैसे टीचर पर, माय बेस्ट फ्रेंड पर, इस सर्च करके देख सकते हैं। बाद में जल्दी इसकी मास्टर वीडियो इसकी भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। चलिए सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में जैसे आपको पहला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन भरने के लिए, करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। तो एग्री के साथ क्या भरा जाएगा, एग्री के साथ टू भरा जाएगा। इतना ध्यान देना, एग्री टू योर प्रपोजल, एग्री के साथ टू भी लगता है, विथ भी लगता है। लेकिन अगर एग्री के बाद जैसे व्यक्त रहेगा तो व्यक्त के लिए विथ लगेगा, जैसे ही इज एग्री विथ मी, वह मेरे साथ सहमत है, क्लियर। लेकिन एग्री के बाद जैसे ही एग्रीड विथ मी या ही इज एग्री विथ मी, ठीक है। तो अगर मी रहेगा, हिम रहेगा, या विथ मोहन, विथ सोहन, विथ सीता, तब तो विथ लगेगा। लेकिन प्रस्ताव रहेगा, प्रस्ताव, तो प्रस्ताव कोई आदमी नहीं है, ये वस्तु है, तो इस प्रस्ताव के लिए हमेशा टू लगेगी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर। एग्री के साथ क्या क्या लगता है, विथ भी लगता है, टू भी लगता है। विथ कब लगेगा, किसी व्यक्ति के लिए, और टू कब लगेगा, प्रस्ताव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भरना है आपको। तो आई हैव मनी, अब कितना मेरे पास धन है, तो मेरे पास जो थोड़ा सा धन है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास अधिक धन है, क्लियर। क्या भरा जाएगा, ये आपको भरना है। तो अर्थ के हिसाब से जो है आप बेटर जो पड़ेगा वही आपको भरना पड़ेगा। तो धन की यहाँ मात्रा बताया जा रहा है, तो आई हैव एनफ मनी हो जाएगा, ठीक है ना। धन की मात्रा बताने के लिए क्या लगता है, एनफ, मेरे पास पर्याप्त धन है, ठीक है। तो एनफ माने होता है पर्याप्त, तो इस तरह से बताया जाए कि उसके पास पर्याप्त धन था, मेरे पास पर्याप्त धन है। कोई भी अगर पर्याप्त मात्रा में धन बताना हो तो एनफ का प्रयोग हो जाता है, पर्याप्त की अंग्रेजी। आगे देखते हैं, बुक इज गुड, 6वां क्वेश्चन है किताब अच्छी है, तो क्या भरोगे आप इसमें, दिस भरोगे, दीज, दोज, इट, तो आपको दिस भरना पड़ेगा इसमें। क्यों, क्योंकि बुक क्या है, एक वचन है, एक वचन के पहले क्या लगता है, यह का अंग्रेजी दिस लगता है। और एक बात ये भी जान लीजिए,
अगर आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा होगा सही, पता नहीं गलत है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं और ऑप्शन को देख लीजिए, अगर वो नहीं हो सकते तो कंफर्म है यही होगा। और क्यों नहीं हो सकते हैं? अब दीज तो हो नहीं सकता एक वचन पहले, कट जाएगा। और इट बुक होता नहीं है, नाउन से पहले इट लगता नहीं, दिस ही लगता है, यह का अंग्रेजी। अगर नाउन नहीं रहता तब इट लगता है, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है, वो बिना नाउन के लगता है। और दोज हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? दिस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। अब दिस बुक की जगह परीक्षा में दिस पेन इज गुड हो सकता है, दिस पेंसिल इज गुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप दिस मोबाइल इज गुड, तो आप नियम कॉन्सेप्ट जानते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप आराम से कर ले जाओगे। आगे देखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, वर्ब का सही रूप भरना है। टेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, टेंस पहचानने के लिए और वर्ब भी टेंस से ही रहती हैं, इसलिए 2 नंबर टेंस से आपको मिलते हैं। तो टेंस की भी हम वीडियो बनाए हैं, इसके पूरा प्लेलिस्ट पे जाएंगे, पूरा टेंस जो है पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका कमज़ोर है, आई दिस नॉवेल फॉर द लास्ट 2 वीक्स, तो इसमें क्या गलती है? देखिए, अब लास्ट माने पिछला होता है, पिछले 2 हफ्ते से। फार सिंस, फार कब लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और लास्ट भी आया, इसका मतलब पास्ट में ही बनेगा। तो पास्ट टेंस कहाँ है इसमें? हैड बीन रीडिंग, ठीक है। इसमें शायद हैव हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट पिछले की बात किया जा रहा है। हैज बीन हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में आता है। और वाज रीडिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंस फार के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बचा क्या? हैड बीन। इस तरह से आपको हल किया जाता है आराम से। टेंस पहचानना है, द मैच स्टार्ट्स, मैच के साथ स्टार्ट में यस लगा है ना, तो यस, ये फॉर्म किस टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट। जिसको आप प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं ना, तो उसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। इंडिफिनिट वाले को सिंपल भी कहते हैं, ठीक। आगे कंप्लीट स्पेलिंग, स्पेलिंग पूरा करना आपको। तो स्पेलिंग में पहले आपको मशीनरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? MACHI, ठीक है। उसके बाद NE है, RY कर दीजिए। MACHINE, मशीन पहले लिख लीजिए, उसके बाद RY जोड़ दीजिए। मशीनरी माने मशीन से संबंधित सामान वगैरह, मशीनरी स्टोर्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद अटेंडेंस हो जाएगा। अटेंडेंस की स्पेलिंग ATTENDANCE, अटेंड लिखिए, ATTEN, डांस जोड़ दीजिए, अटेंडेंस। आगे है, देखिए पैसिव वॉइस बनाना है। योर हेल्थ वरीज में, आपका स्वास्थ्य मुझे चिंतित करता है। तो इसका पैसिव वॉइस जानते क्या होगा? मी का आई कर दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ आई एम लगा दीजिए। वरी का वरिड कर दीजिए, आई एम वरिड। एक बात ध्यान दीजिए, वरिड के साथ जो है बाई नहीं लगता, आयट लगता है। आई एम वरिड एट योर हेल्थ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य पर क्या हूँ? चिंतित हैं, यह हो जाएगा। आई एम वरिड एट योर हेल्थ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य पर चिंतित हूँ। तो सॉरी जो है, इसके साथ बरी के साथ आइट नहीं लगता, अबाउट लगता है। 86% यानी ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में जो है अबाउट ही लगता है, तो यहाँ अबाउट लगेगा। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको, आप ध्यान दीजिएगा, आइट नहीं लगेगा इस वाक्य में। आई एम वरीड, आई एम वरीड, हाँ मैं चिंतित हूँ, अबाउट योर हेल्थ होगा, आपके स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ बाय नहीं लगेगा, क्योंकि वरीड के साथ अबाउट लगता है, ठीक है। ज़्यादा केसेज में अबाउट ही लगता है, तो इसलिए अबाउट ही यहाँ बेटर होगा। आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, ही सेड एलास आई एम रूइंड, उसने कहा दुख की बात है या अफसोस की बात है, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो ही एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, क्या कर देंगे? EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर दीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, वह दुख के साथ कहा। उसके बाद आप दैट लगा दीजिए, दैट, आई का ही हो जाएगा, आई एम का वाज हो जाएगा, रूइंड का रूइंड ही कर दीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रूइंड, रूइंड का रूइंड ही रहेगा। एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रूइंड, वह दुख के साथ कहा कि वह क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लास्ट आता तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। अगला है फ्रेम ए करेक्ट रिऑर्डरिंग द वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंस बनाना है वाक्य को फिर से लिख करके। तो इसमें सबसे पहले आप टेक कर दीजिए, टेक माने लीजिए, क्या लीजिए? दिस मेडिसिन, इस दवा को, पहले टेक लिखा जाएगा, फिर दिस मेडिसिन लिखा जाएगा, फिर मेडिसिन के बाद रेगुलरली लिखा जाएगा, ठीक है। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, तब लिखा जाएगा फॉर 5 डेज, ठीक। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 डेज, इस दवा को नियमित रूप से 5 दिन तक लो। इस तरह से इसका सही वाक्य बनेगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सलाह दिया जा रहा है।
टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। अगला है पंचुएशन। देखिए, आई सेड टू श्याम में पंचुएशन में पहले आई बड़ेस कर दीजिए, श्याम में यस बड़ेस कर दीजिए, फिर कामा लगा दिए, इन्वर्टेड कामा लगा दिए, वाई बड़ेस कर दिए। ठीक है, यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद कर देंगे। आगे देखिए, ये जो है ट्रांसलेशन है, बता दे रहे हैं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो इसका हो जाएगा एन अंट। एक चींटी, अंट में ANT रहता है। ठीक है, वाज फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग माने भी तैरते हुए जाना या बहते हुए जाना, फ्लोइंग भी कह सकते हो। नदी की धारा में क्या अंग्रेजी होगा, इन द स्ट्रीम ऑफ रिवर, स्ट्रीम माने होता धारा, STREAM। एन अंट वाज फ्लोटिंग या फ्लोइंग इन द स्ट्रीम ऑफ रिवर। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, सी वाज ट्राइंग टू कम। ठीक है, टू कम या ऑफ कमिंग भी कह सकते हो। ठीक है, ऑफ कमिंग या टू कम एट बैंक। बैंक माने होता है किनारा, एट लगा सकते हो प्रीपोजिशन, किनारे या किनारे पर। टू कम एट बैंक या ऑफ कमिंग बैंक। लेकिन आ नहीं पा रहे थे, बट वाज नॉट एबल टू कम। आ नहीं पा रहे थे मतलब आने में असमर्थ थी, वाज नॉट एबल टू कम या वाज अनेबल टू कम, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, ट्रांसलेशन सेंस के अनुसार किया जाता है। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो इसके आगे जो ए तोते ने मतलब ए पैरट, एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया मतलब ए पैरट प्लग्ड ए लीफ, प्लग्ड माने तोड़ना, PLUCKED, प्लग्ड ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड माने डाल दिया, इट माने इसे मतलब पत्ते को, इनटू द वाटर, पानी में। एक तोता जो है ए पैरट प्लग्ड ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। एक तोते ने एक पत्ते को तोड़ा और इसे पानी में डाल दिया। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन बना के करना पड़ेगा सेंस के हिसाब से। एक तोते ने पत्ता तोड़कर पानी में डाल, पत्ता तोड़कर मतलब क्या, उसको दूसरे हिसाब से करेंगे, तोता पत्ता तोड़ा और इसे पानी में डाला। इस तरह से भी आपको ट्रांसलेशन करने के मेथड है, कर सकते हो। नहीं तो आपको पार्टिसिपल से भी कर सकते हो। प्लकिंग ए लीफ, तब उस हिसाब से हो गया प्लकिंग ए लीफ, एक पत्ता तोड़कर, कामा ए पैरट ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके होते हैं ट्रांसलेशन करने के। सेंस वही रहना चाहिए बस। चींटी पत्ते पर बैठ गई, द अंट साइट, बैठ गई, कहाँ बैठ गई, अपॉन द लीफ, लीफ में सुता पत्ता, और उसकी जान बच गई। ठीक है, तो एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड, और उसकी जान क्या हो गई, बच गई, किसी के द्वारा ही बच गई, तोते के द्वारा, तो इसलिए इस तरह से इट्स लाइफ वाज सेव्ड। तो देखिए इसके बाद जो है आपका 18वां क्वेश्चन जो आपका है उसको बता दिया जा रहा है। ड्राइव्ड माने ढका हुआ, तो कवर्ड माने ढका हुआ, इन सभी का मतलब आप जान लीजिए, अपने आप मैचिंग कर ले जाओगे। होमेज माने श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, रिलेक्टेंट माने अनिच्छुक, तो अनबिलिंग माने अनिच्छुक होता है। इस तरह से आप मिला सकते हैं। अब देखिए ड्राइव्ड सेकंड फॉर्म था, कवर्ड भी सेकंड फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, होमेज माने श्रद्धांजलि, तो ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, अनबिलिंग का रिलेक्टेंट होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है ट्रू फॉल्स। देखिए दीज विलेजर्स आर रेडी टू हेल्प, ये गांव वाले रेडी माने तैयार हैं, टू हेल्प, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष नहीं आएगा, 30% जो कम हुआ वो है। द बुक टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू, तो बिल्कुल आपके सिलेबस में है। ये कहाँ गई थी, माइग्रेट किए थे, सेंट्रल अमेरिका गई थी। ठीक है, किताब में सेम टू सेम आएगा सप्लीमेंट्री में, तो इसमें बी वाला सही है। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस, ग्रिफिन वास्तव में था क्या, लॉलेस माने कानून का उल्लंघन करने वाला, पालन न करने वाला साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। सॉरी वैज्ञानिक नहीं तो था ही, लेकिन किताब में वैज्ञानिक नहीं आया, इसलिए आपको पर्सन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस रादर ए लॉलेस पर्सन, माने कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था, ऐसे आया हिंदी में। भले वो वैज्ञानिक था लेकिन किताब में जैसा आया आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक, वाक्य को पूरा करना पड़ेगा। पर्सन लिखिए आप, वैज्ञानिक तो वो सन की वैज्ञानिक था, एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था। अगर एक्सेंट्रिक था होता तब साइंटिस्ट आता। क्लियर, जो ऐसे किताब में आया। ये लास्ट वाला भी आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसका लास्ट सेट हल कराया जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं एक ही वीडियो में प्रयास करूँगा सेट बी के जितने हैं साथ के साथों हमको करा दिया जाए, ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। इसकी भी बाद में साथों की मास्टर वीडियो हम बना देंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का ए का सेट 7 देखते हैं। 7 सेट थे, 6 सेट में करा चुका हूँ, 7वां देख रहे हैं। इसमें देखिए पहला अनसीन पैसेज है, इसको आप पढ़ के इसका क्वेश्चन छाट सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन या लेटर है, तो जिसको मैं मास्टर वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, और मास्टर वीडियो बनाया है एप्लीकेशन का, आप उसको देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद देखिए ये निबंध है, निबंध के भी काफ़ी वीडियो बनाया है, इसकी भी जल्दी मास्टर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए घंटी दबा के। देखते हैं, देखिए इसमें सेक्शन सी में क्या क्या है आपका। सेक्शन सी में पहला जो क्वेश्चन है, द पुलिस रैन, यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। पुलिस दौड़ी, अब यहाँ थीफ दिया, चोर के पीछे दौड़ी, तो यहाँ आफ्टर लग जाएगा। आफ्टर माने पीछे भी होता है, बिहाइंड माने भी पीछे, लेकिन स्थान के लिए बिहाइंड लगता है, लेकिन जब कोई किसी के पीछे दौड़ेगा, गति होगा, तो गति के लिए आफ्टर लगता है। क्लियर। चोर पुलिस चोर के पीछे दौड़ी, या बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, ये सब वाक्य आएंगे तो आपको आफ्टर लगाना पड़ेगा। चलिए देखते आगे। नो सूनर डिड ही लीव होम, जैसे ही वह घर को छोड़ा, तो नो सूनर के बाद हमेशा दैन लगता है। क्या लगता है? दैन। त्यों ही करिएंगे, दैन लगता है नो सूनर के साथ। इसको आप याद कर लीजिए, जैसे नाइदर साथ नार, आइदर साथ आर, नो सूनर के साथ है दैन लगता है। तो दैन आप भर दीजिए, इतना पता रहेगा तो आप आराम से भर ले जाओगे। अब कंजक्शन के इसमें था इंडिया इज, अब यहाँ क्या है, छठवां में इंडिया है, क्या है? हॉट कंट्री, माने एक गर्म जलवायु का देश है। तो आप जानते हैं इंडिया के साथ है ए लगेगा हॉट कंट्री के पहले, ठीक है। हॉट माने गर्म होता है, तो उसके पहले ए लगेगा, क्योंकि यच पढ़ रहे हो ना, हा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ए ही भरा जाएगा, आर्टिकल की मिस्टेक थी। 7वां है इट रेन हैवली टुडे, हैवली माने भारी, आज भारी वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो इसमें देखिए आज वर्षा हो रही है, ये अर्थ आ रहा है, इट इज़ रेनिंग कर दीजिए, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैवली टुडे, आज भारी वर्षा हो रही है, इस तरह से आपको कहना पड़ेगा कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि वर्षा हो रही है तो इज रेनिंग होगा। और रेंस दिया ही नहीं है, आज होती है तो कहोगे नहीं आप, वाज इट विल रेन, ठीक है। हैबिलिटी आज भारी वर्षा होगी, तो कोई कंफर्म तो है नहीं, तो मौके फोर है, इसलिए आप बता रहे हो तो इज रेनिंग हो जाएगा, ज़्यादा बेटर यही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 7वें में हो जाएगा। और 8वां देखते टेंस पहचानना है, तो यू शैल गेट ए गुड रिवार्ड, ये इसमें कौन सा टेंस है? तो शैल के साथ गेट है, फर्स्ट फॉर्म लगा है विलियर शैल के साथ, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है ये, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बी वाला हो जाएगा। और स्पेलिंग में देखिए पहला हो जाएगा साइंस, SCIENCE, विज्ञान की अंग्रेजी है। दूसरे में हो जाएगा लेफ्टिनेंट, ठीक है ना। देखिए इसकी स्पेलिंग हम बता दे रहे हैं, इसमें LIE भरा जाएगा। लेफ्टिनेंट एक सेनानी का पद होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल आप सुने होंगे। LE, इसकी स्पेलिंग याद लीजिए, LI दिया है किताब में, उसके बाद एक ही छोड़ा है ना, उसमें ई भर दिया, LIE, लेकिन एक और भरना पड़ेगा यू, इसमें ऑप्शन कम दिया है तो इसको आप बढ़ा लेंगे, जान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक है। LI के बाद जो है यहाँ 2 छोड़ना चाहिए था, तो एक में हो जाएगा ई, एक में हो जाएगा यू, LIEU। उसके बाद TENANT, LIEU, ल्यूटिनेंट माने होता है लेफ्टिनेंट। क्लियर, इतना ध्यान देना, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया, ये इतना ध्यान देना। इसमें LI के बाद जो है ई रहेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में एक कम दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, LI के बाद 2 ऑप्शन देना चाहिए था, ब्लैंक, ठीक ना। लेफ्टिनेंट माने एक सेनानी होता है, सेना का एक पद होता है। आगे देखिए पैसिव वॉइस है, मिस्टर डॉक्टर मेहता टीचर जस्ट फिजिक्स, तो हो जाएगा वी आर टाट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता, वी आर टाट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 11वां आपका है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में माय फादर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। उसके बाद सॉरी टोल्ड नहीं होगा, ध्यान नहीं दिए, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ आस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आस्ड, क्योंकि अगला वाक्य इंट्रोगेटिव है ना, इसलिए आस्ड। माय फादर आस्ड मी, मेरे पिता ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? उसके बाद आप इफ़ लगा देंगे,
आस्क्ड मी के बाद इफ़ लगा दें, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है तो इफ़ ही लगता है, इफ़ या वेदर। तो यू को मी के अनुसार बदल दो, इफ़ के बाद हो जाएगा आई, फिर हैव का क्या हो जाएगा? हैड। इफ़ आई हैड कंप्लीटेड, फिर योर का क्या हो जाएगा? योर का जो है आप मी के अनुसार बदलोगे तो माई हो जाएगा, माई वर्क। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। तो हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन। रीऑर्डरिंग देखता है, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो हो जाएगा हार्ड वर्क, पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। वर्ब हो जाएगा हार्ड वर्क गोज, गोज के पहले नेवर लिखने लगेगा, नेवर गोज वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। तो देखिए सब्जेक्ट बाद वर्ब तो लगता है, लेकिन नेवर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आ जाता है। क्लियर? तो इसलिए नेवर गो, जैसे वह कभी नहीं स्कूल जाता, ही नेवर गोज टू स्कूल कहते हैं, तो वही, तो नेवर गोज यहाँ भी हो जाएगा। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। कौन कभी नहीं बेकार जाता? तो कठिन परिश्रम, तो कठिन परिश्रम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला पंचुएशन में देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आई सेड टू माई मदर, पहले आई बड़ेस कर दीजिए आप, पहला काम। मदर के बाद कामा लगा दीजिए, इन्वर्टर कामा लगा दीजिए, पी बड़ेस कर दीजिए। आई सेड टू माई मदर कामा इन्वर्टर कामा, फिर पी बड़ेस कर दीजिए, प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़ एज। एज के बाद फिर आई बड़ेस आप कर देंगे। आई हमेशा बड़ेस लिखा जाता है, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं भी हो। आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद फुल स्टॉप लगा ही है, आप इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ट्रांसलेशन भी देख ले रहे हैं। एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, तो हो जाएगा ए वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत बूढ़ा आदमी वाज प्लांटिंग लगा रहा था, क्या लगा रहा था? द मैंगो ट्री, आम का पेड़। ए वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग मैंगो ट्री। राजा ने कहा, द किंग सेड, काम आप भी लगा दीजिए, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। तो हो जाएगा तो क्यों परिश्रम करते हो? तो इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। यू विल नॉट बी एबल टू ईट, ठीक है, द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज। यू विल नॉट बी एबल मतलब तुम नहीं खा सकोगे, मतलब तुम खाने के योग्य नहीं हो पाओगे। उसके यू विल नॉट बी एबल टू ईट, तुम खाने के योग्य नहीं हो पाओगे यानी नहीं खा सकोगे। द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज, इनके मतलब इन पेड़ों के फल। क्लियर? द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज। या आप सिंपली इसको ऐसे भी यू विल नॉट ईट, ठीक है, दीज फ्रूट्स ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, तुम इन फलों को नहीं खा पाओगे। दीज फ्रूट्स से लेकिन बेटर वर्ड होगा द फ्रूट्स ऑफ दीज ट्रीज। यू विल नॉट ईट द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज, ये भी सही है। और इससे भी बेटर सेंटेंस होगा यू विल नॉट बी एबल टू ईट द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज। क्लियर? तुम इनके फल नहीं खा सकोगे, इनके मतलब इन पेड़ों के फल नहीं खा सकोगे, यही समझ के आप ट्रांसलेशन करोगे। कोई काम नहीं कर पाने के लिए विल नॉट बी एबल टू का भी प्रयोग होता है। यू विल नॉट बी एबल टू ईट द फ्रूट ऑफ दिस ट्रीज। तो क्यों परिश्रम करते हो? तो के लिए आप देन लगा दीजिए, कामा करके देन। वाई डू यू वर्क हार्ड, वाई डू यू वर्क हार्ड, तुम क्यों परिश्रम करते हो? क्लियर? प्रश्नवाचक आप लगा दीजिएगा, इनवर्ट काम बंद कर दीजिए। बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन स्पोक, स्पोक माने बोला, वैसे सेड भी कर सकते हो, कहा या बोला। कॉमन काम आप लिखेंगे, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। तो इसकी अंग्रेजी होगा मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए, इसकी अंग्रेजी इसको ऐसे भी कहते हैं, वह पेड़ जो मेरे पूर्वजों ने लगाया था। हमेशा अगर न कर पाओ ट्रांसलेशन तो उसको अपने हिसाब से हिंदी में दूसरे हिसाब से कहने का प्रयास करो। क्लियर? क्योंकि ट्रांसलेशन का यही नियम है कि पहले कंजक्शन से पहले नाउन लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाया, इसको ऐसे कहते हैं वह पेड़ जो मेरे पूर्वजों ने लगाया। तो इसके लिए इस तरह की अंग्रेजी होगी द ट्रीज, ठीक है, द ट्रीज विच वर प्लांटेड बाय माई एंसेस्टर्स, वह पेड़ जो मेरे पूर्वजों ने लगाया था। या फिर आप इसको और सिंपली थोड़े में कह सकते हो, ठीक है, अगला वाक्य को मिलाकर उनके फल मैंने खाए। तो पहले ऐसे बता दें, द ट्रीज विच वर प्लांटेड बाय माई एंसेस्टर्स, उनके फल मैंने खाए, आई एट देयर
फूड, आई एट देयर फूड फ्रूट्स, मैं उनके फल क्या किया, खाया। अब इसको आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, पूरा मिला के मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए, तो हो जाएगा आई एट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स। क्लियर, आई एट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स, कंजक्शन भी आप हटा दो थोड़े में। क्लियर, मैं अपने पूर्वजों के द्वारा लगाए गए पेड़ के फल को खाया, तो इसका मतलब हो गया जो मतलब मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मैंने खाया। आप समझ गए ना, इस तरह से ट्रांसलेशन का मेथड होता है। आप उसको कैसे और कह सकते हो अपने भाषा में, उसको लिख दो, सेंस वही रहना चाहिए बस। ठीक, दोनों तरीके बता दिए आपको, कंजक्शन लगाकर भी वैसे भी। मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। क्लियर, तो इसका कहने मतलब इसको ऐसे भी, तो वह पेड़ जो मैंने लगाया उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे और उनके बच्चे खाएंगे। क्लियर, तो इसको दोनों तरीके से बताया, मेरे द्वारा लगाए पेड़ों के फल मतलब द फ्रूट्स, ठीक है, विच आई प्लांटेड या विच वर विच, ठीक है, विच आई प्लांटेड या विच वर प्लांटेड बाय मी। ठीक है, अब मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। ठीक है, विल बी ईटन, वे खाएंगे मतलब खाए जाएंगे, बाय माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन। क्लियर, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। तो पहले इसको आप लिखना पड़ेगा, मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे, तो माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी। माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन विल ईट द फ्रूट्स प्लांटेड बाई मी, ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे उन पेड़ों के फल मतलब मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल खाएंगे। बात समझ गए ना, इस तरह से आपको करना है। तो आगे देखिए 18वां क्वेश्चन है आपका, विजडम माने होता है बुद्धिमानी होता है, तो प्रूडेंस माने बुद्धिमानी होता है। बल्जिंग माने बाहर निकलना या, ठीक है, तो इसका बल्जिंग का क्या हो जाएगा, कमिंग आउट, बाहर निकलना। उसके बाद अपसेट माने क्या होता है, परेशान होना, तो वरिड माने परेशान होना। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सी डांस्ड विथ इंथुजियाज्म इंटॉक्सिकेटेड विथ। अब इसमें जो है आपको भरना है, ये सप्लीमेंट्री से है, तो वह उत्साह के साथ डांस किए, इंटॉक्सिकेटेड माने उन्मत्त होकर, विथ, ठीक है, प्लीजर होगा, खुशी से उन्मत्त होकर। ठीक है, इंटॉक्सिकेट मतलब उन्मत्त होकर, पोत खुशी से एकदम पूरा। मटिल्डा जो थी वो पात्र थी, वो डांस की थी जब गई थी पार्टी में। क्लियर, उसी से पार्ट लिया गया, नेकलेस से। आई हेट द थॉट ऑफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक, उसके बाद जो है, ही आल्सो टाट मी टू राइट, उसने मुझे सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना सिखाया था, तो ये अनिल था, हरी सिंह को सिखाया था, ये हो जाएगा बी वाला। मिस्टर पंफरे रंग, अब मिस्टर पंफरे रंग माने मलती रही या रोड़ती रही क्या, हर हैंड्स, अपना हाथ मलती रही, पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका कंप्लीट जो है सेट ए का 7वां था। अब इसके बाद आप अगले वीडियो में आपको जो है सेट बी के सारे जो है 7 सेट जो है एक में आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर घंटी दबा के रखें, ताकि आगे यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी आपको, एग्ज़ाम से पहले पूरा तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।